यह डैक्सिया पहली जेल। यह मैं हूं। पिछले 300 साल पहले। मरना अच्छा नहीं है। आप गरीब, नीले और पीले की प्रतीक्षा कर रहे हैं। मैं तुम्हें बदला। मेरी आंतरिक शक्ति में ड्रैगन की अंगूठी। एक पल के लिए, लेकिन मेरे लिए पर्याप्त नहीं। एक बार के लिए, लेकिन अपने आप को बचाने के लिए पर्याप्त। किसी को न रहने के लिए। विद्रोहियों की मौत। इसे रोको। सहार के बादशाह, अपनी औकात में रह। कारापाल शू, आज मैं तुझे और तेरी इस महान शाही कारागार दोनों को मिटा दूंगा। आज पूरी दुनिया को पता चल जाएगा कि इस देवभूमि का असली सबसे ताकतवर शासक कौन है। तू मौत को बुलावा दे रहा है। जा, मर। देवभूमि का सर्वोच्च हत्यारा, अब बदलने का वक्त आ गया है। एक भी जिंदा न बचे। हाँ, अब याद आया। इस जीवन में मेरी सजा के तीसरे दिन महाद्वीप के 5वें सबसे बड़े हत्यारे समूह ने शाही कारागार पर हमला किया। कई मरे, मैं बेहोश श्मशान में फेंकी गई। मैं तो लगभग मर ही गई थी। अरे, इस महान शाही कारागार में इतनी खूबसूरत औरत क्या कर रही है? अगर तूने मेरी अच्छी तरह खातिर कर दी तो आज मैं तुझे छोड़ दूंगा। मुझे मत छेड़, वरना क्या कर लेगी तू? तेरी औकात ही क्या है? मानव का क्रोध, खून की होली, साम्राज्य का प्रकोप, करोड़ों का विनाश। साम्राज्य? तू तो बस एक कैदी है। मेरे सामने साम्राज्य बनने का नाटक कर रही है। बहुत बेवकूफ देखे हैं, पर तुझ जैसा बेवकूफ नहीं देखा। कहीं पागल तो नहीं हो गई? कोई बात नहीं, पागल भी हुई तो क्या, बस मेरा बिस्तर गर्म करने लायक होनी चाहिए। अपनी मौत से अनजान। कमीनी औरत, जब तू मेरे कब्जे में आएगी तो तुझे जिंदगी भी मौत से बदतर लगेगी और मौत भी नसीब नहीं होगी। अच्छा, तो फिर जाकर मर। तेरी हिम्मत कैसे हुई? ठहरो। अरे, तू तो कुछ जानती भी है। दिलचस्प, बहुत दिलचस्प। मैंने अपना फैसला बदल लिया है। पहले इसे छोड़, फिर मेरे सामने घुटनों के बल बैठकर मेरी दासी बन जा। शायद तब मैं तुझे जीवन दान देने पर विचार करूं। नहीं तो तू भी मरेगी और मैं तेरे परिवार के हर एक सदस्य को ढूंढ निकालूंगा और तेरी आंखों के सामने एक-एक करके सबको मार डालूंगा। तुमने ये सब कह दिया तो अब मुझे सच में गुस्सा आएगा। तुझे गुस्सा आएगा? गुस्सा करके क्या कर लेगी? मैं अब इस दुनिया का सबसे ताकतवर मर्द हूं। तू क्या बिगाड़ लेगी? ये दुनिया ताकतवर की गुलाम है और एक औरत होकर तेरी तो बराबरी की हैसियत भी नहीं है। क्या तू सच में मेरे सामने मेरे आदमी को मारने की हिम्मत रखती है? बदतमीज, मौत को तरस रही हो तो मैं तुम्हारी ये इच्छा जरूर पूरी करूंगी। गोली मारो इसे। तूने बिल्कुल ठीक कहा, इस दुनिया में ताकतवर का ही राज है। तो तुम जैसे मर्द मेरे जैसी औरत की नजर में चींटियों से बढ़कर क्या हो, जिन्हें कभी भी मसला जा सके। ये तुमने कैसा काला जादू किया? आखिर तुम हो कौन? मेरा नाम साम्राज्य सांग है, या फिर तुम मुझे दिव्य साम्राज्य भी कह सकते हो। साम्राज्य? एक औरत होकर साम्राज्य बनने की हिम्मत करती हो?
आज मैं तुझे यही खत्म कर दूंगा। ये असंभव है। महान शाही कारागार का कारापालशु भी मेरा मुकाबला नहीं कर पाया। तुम तो बस एक साधारण औरत हो। तुम मुझे नुकसान कैसे पहुंचा सकती हो? क्यों? इसलिए क्योंकि तुम बहुत कमजोर हो। तुम महान शाही कारागार का कारापालशु जान बचाने के लिए गुरुजी का अभिनंदन करता है। हम सब जान बचाने के लिए गुरुजी का अभिनंदन करते हैं। बस यूं ही मदद कर दी। आज से मैं कारापालशु गुरुजी को अपना स्वामी मानता हूँ। ये जीवन अब आपकी सेवा में समर्पित है। मैं बस यहाँ से जाना चाहती हूँ। गुरुजी, दस्तावेज देखा, अपराध लिया। आपको यहाँ से निकालना तो मेरे लिए बस एक वाक्य कहने की बात है। गुरुजी, आपके रोजमर्रा के खाने पीने और देखभाल के लिए मैं और मेरे लोग पूरी तरह समर्पित रहेंगे। कृपया गुरुजी, हमें यूं अकेला मत छोड़िए। मेरी साधना के लिए कई दुर्लभ औषधियां और रत्न चाहिए। अकेले इन्हें ढूंढते ढूंढते न जाने कितना वक्त लग जाएगा। शक्ति वापसी स्वामी मानो तो मुझे अपनी आत्मा के मूल रक्त की एक बूंद समर्पित करो। उसके बाद मैं जब चाहूँ तुम्हें जीवन दान दूं और जब चाहूँ मृत्यु। कृपया गुरुजी, इसे स्वीकार करें। अच्छा, आज से तुम सब मेरे लोग हो। मुझे दुर्लभ जड़ी बूटियां चाहिए। मैं एक सूची बनाऊंगी, तुम लोग मेरे लिए ये सब ढूंढ कर लाना। और तब मैं दिव्य साम्राज्य तुम्हें अजय बना दूंगी। हम इस दुनिया पर राज करेंगे। ये युजुआन ग्रुप का सीईओ है और इस जन्म में मेरा मंगेतर भी। जब कंपनी पर मुसीबत आई, जेल गई, रिहा हुई। युजुआन ग्रुप दिवालिया हो चुका था और ये युजुआन ने भी कोयला जलाकर आत्महत्या कर ली थी। यह जीवन का सबसे बड़ा दुख है। मैं ठीक से देखना चाहती हूँ कि सच में हुआ क्या था। चलते कैसे हो? आंखें नहीं है, शीशा देखो, अपनी औकात तो पहचानो। तुम जैसी औरतें क्या हमारे बॉस याओ की बाहों में गिरने लायक भी हैं? सॉरी, मैं कहीं खोई हुई थी, ध्यान नहीं रहा। अगली बार ध्यान रखना। तुम्हारी वजह से हमारे बॉस याओ को खरोंच भी आई। चुप रहो। नौकर का प्रताप कहाँ था? मिस, माफी चाहूंगा। कोई बात नहीं। ओह, क्यों? मुझ में कोई प्रॉब्लम है क्या? हाँ, बिल्कुल है। तुम्हारा ही दिमाग खराब है। तुम्हारा और तुम्हारे पूरे खानदान का दिमाग खराब है। मिस, अगर शियाओं से कोई गलती हो गई हो तो भी ये सीधे गाली देने की बात तो नहीं है, है ना? क्या हाल ही में अक्सर लगता है कि तुम्हारी प्रतिक्रिया धीमी पड़ गई है? थकान, चक्कर, अंधेरा। ये तुम्हें कैसे पता चला? हाल ही में सच में अक्सर लगता है कि मेरा शरीर मेरा साथ नहीं दे रहा। आंखें सूजी, रंग फीका। तुम्हारा रक्त रुका हुआ है और आवाज धीमी है। यह करीबी मौत का संकेत है और कोई चारा नहीं है। अपने अंतिम संस्कार की तैयारी करो। मिस, प्लीज विम क्लब की बात मत करो। कितना वक्त बचा है? तीन साल। तुम्हारा मतलब 3 महीने हैं। अभी तो 3 बोला था ना? वक्त क्षमा। तुम कह रही हो कि मैं अभी मरने वाला हूं? अपनी देह मैं खुद जानता हूं। बकवास है ये सब। अभी मुझे लगा था कि तुम्हें थोड़ा बहुत वैद्य का ज्ञान है, पर तुम्हारे साथ यहां बहस करके मैं सिर्फ अपना वक्त खराब कर रहा हूं। पिताजी, एक ही नजर में बीमारी की पहचान, और वो भी सेकंड तक की सटीकता के साथ। ये कैसे मुमकिन है? अगर तुम मेरे पिताजी की तकलीफ पहचान सकती हो तो तुम मेरे पिताजी हो सकती हो, है ना? यमराज जब किसी को बुलाते हैं तो एक पल की मोहलत नहीं देते। तुम्हारे पिताजी को कोई बीमारी नहीं, बस उनकी किस्मत ही ऐसी है। मैं भी कुछ नहीं कर सकता। सुनो महोदया, अभी मेरी गलती थी। मुझे तुम पर शक नहीं करना चाहिए था। मैं शाओ युंग ग्रुप का चेयरमैन हूँ, शाओ जेंटिंग। अगर तुम मेरे पिताजी को ठीक कर दो तो जो मांगोगे वही दूंगा। शाओ युंग ग्रुप, देवभूमि का सबसे बड़ा समूह।
मेरे मंगेतर के युचुआन ग्रुप को श्याओ युंग ग्रुप ने ही तो निशाना बनाया है। इसी से उनकी हालत खराब हुई है। और मदद दे दी तो शायद युचुआन फिर से उभर जाए। बस मेरी एक मदद करो तो मैं तुम्हारे पिता के लिए कुछ कर सकता हूँ। बस तुम मेरे पिताजी को बचा लो तो जो मांगोगे वो दूंगा। यहाँ तक कि मैं तुम्हें श्याओ युंग ग्रुप के 50% शेयर भी दे दूंगा। उसकी कोई जरूरत नहीं है। बस तुम युचुआन ग्रुप पर अपनी कार्रवाई रोक दो और उसे मुझे लगा दो। मेरे लिए बस इतना ही काफी है। इसमें कौन सी बड़ी बात है? जाओ सबको फौरन हुक्म दो युचुआन ग्रुप की लापता की कार्रवाई रोक दी जाए। 10 करोड़ दो, आज रात मिलो। जो आज्ञा। आत्मा बंधन यंत्र से आत्मा को रोकता है, यानी जिसे कहते हैं मृत अवस्था में भी जीवित रहना। आज रात अनुबंध पर हस्ताक्षर करने आना, स्वयं आना। काम पूरा होने के बाद मैं निश्चित रूप से उसे बचा लूंगा। यह आदमी तो मर चुका है। कभी जिंदा सकता है? विश्वास करो या न करो, तुम्हारी मर्जी। हाँ, एक बात और, आत्मा बंधन यंत्र को किसी भी हालत में मिटाना मत, वरना स्वयं भगवान भी नहीं बचा पाएंगे। युवराज, अगर वो सच में बाबूजी को बचा सकती है तो क्या आप सचमुच उसे कंपनी के 50% शेयर देने को तैयार हैं? बिल्कुल स्वाभाविक है। बाबूजी की जान की कीमत भला धन से कैसे आकी जा सकती है? उस स्त्री का व्यवहार संयमित था और उसमें एक अलौकिक सी आभा थी। वह साधारण नहीं, पिता को बचा सकती है। तो सिर्फ शेयर ही क्या, मुझे जो चीजें को उससे विवाह करने के लिए भी कहा जाए या उसे अपनी स्वामिनी भी मानना पड़े तो भी यह मेरा अपमान नहीं होगा। बिंगडियाओ, तुम कारागार में नहीं थी, बाहर कैसे निकल आई? मेरा तुमसे एक काम है। बिल्कुल ठीक समय पर। मुझे भी तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। ये एक सगाई तोड़ने का अनुबंध है, इस पर हस्ताक्षर कर दो। इसके बाद हमारा कोई संबंध नहीं रहेगा। सगाई तोड़नी है? हाँ बिल्कुल। युचुआन ग्रुप अब एक सूचीबद्ध कंपनी है। अगर बाहरी दुनिया को पता चला कि मैं एक अपराधी से शादी करने वाला हूँ तो कंपनी के शेयर तुरंत धराशायी हो जाएंगे। ये युचुआन, मैं मूल रूप से निर्दोष हूँ। मैं तुम्हें बचाने के लिए ही जेल गई थी। महान शाही कारागार मेरे लिए गवाही दे सकता है। कैसे गवाही देगा? क्या हम कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाएंगे और इस मामले का ढिंडोरा पीटेंगे? जो सच्चा है वह स्वयं सिद्ध होता है, परवाह मुझे नहीं है। लेकिन श्रीमान, ये को तो परवाह है। तुम्हें सच सच बताती हूँ, देवभूमि के सबसे बड़े समूह जो युंग ग्रुप ने अभी युचुआन के खिलाफ अपनी कार्रवाई रोक दी है और 1 अरब का निवेश किया है। अब श्रीमान, ये देवभूमि के सबसे चमकते हुए व्यावसायिक सितारे बन गए हैं और तुम एक छोटी सी सजायाफ्ता अपराधी कभी उनके लायक नहीं रही। मेरी सलाह है, अपना अपमान मत करवाओ। क्या यह तुम्हारी इच्छा है? ये मायने नहीं रखता। निश्चिंत रहो, मैं तुम्हें इसका मुआवजा दूंगा। इस कार्ड में 10 लाख है। ये लो, और आज से हमारा रास्ता अलग है। अब हमारा कोई वास्ता नहीं। मैंने तुम्हारी जगह जेल काटी, तुम्हारे लिए फंड जुटाया। अब पंख लगे तो मुझे निकाल रहे हो? बहुत अच्छे। तो ये सच है कि पिछले जन्म और इस जन्म मैंने साम्राज्ञी सांग ने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा, बल्कि तुमने मेरे साथ गद्दारी की है। अगर तुम्हें ये कम लग रहा है तो मैं 10 लाख और दे सकता हूं, या 20 लाख भी। तुम्हारी नजरों में मैं साम्राज्ञी सांग बस इतने भर की हूँ। साम्राज्ञी सांग, जिंदगी में संतोष करना सीखो। लालच बुरी बला है, सावधान रहो। नाच न जाने आंगन टेढ़ा। मैं लालची हूँ, क्या तुम जानते भी हो? एक्साइओ क्लाउड ग्रुप ने तुम्हें सिर्फ मेरी वजह से फंड दिया है। वाह, हा हा हा। बहुत शेखी बखारने वाले देखे, पर तुम जैसा नहीं। तुम्हारा मतलब है कि एक्साइओ क्लाउड ग्रुप ने सिर्फ तुम्हारी सिफारिश पर युचुआन ग्रुप में पैसा लगाया है? तुम अब ये तो मत कहना कि तुम देवभूमि की नंबर 1 सनसनी एक्साइओ क्लाउड ग्रुप के सीईओ एक्साइओ जेंटिन को जानती हो? तुम कौन हो? मेरे सामने बकवास करने की तुम्हारी औकात क्या है? मैं बताती हूँ इससे। ये देवभूमि के हु परिवार की इकलौती वारिस हैं। हु में मैडम हु। मैडम हु के नाम 4 कंपनियां हैं, अरबों की मालकिन है। ऐसी औरत ही मिस्टर ये के लिए सही जोड़ी है। और तुम कचरा कचरे के डब्बे में ही भला। और सुनो, ये प्रोजेक्ट तो जाहिर है मैडम हु ने ही दिलवाया था। ये तुम्हारी वजह से कैसे हो गया? तुम कह रहे हो कि इस प्रोजेक्ट की फंडिंग सिर्फ उसकी वजह से हुई?
मेरी वजह से नहीं तो क्या तुम्हारी वजह से? बिना सोचे समझे बोलती हो। एक जेल से छूटी अपराधी तुम्हारी क्या हैसियत है? और अगर मैं कहूँ कि ये मेरी वजह से ही हुआ है तो? बहुत हुआ। साम्रागी-सान, क्या तुम्हारी बड़बड़ पूरी हुई? कंपनी का फंडिंग राउंड होने वाला है और ग्रुप के अध्यक्ष होने के नाते मेरे ऊपर कोई दाग नहीं होना चाहिए। और तुम मेरे लिए सबसे बड़ी गंदगी की परत हो। साफ करना होगा, दस्तखत करो और सम्मान से अलग हो जाओ, वरना मेरा रुख बदलते देर नहीं लगेगी। तो मैं साम्रागी-सान तुम्हारे दिल में इतनी गिरी हुई हूँ। अच्छा, तुमने स्नेह तोड़ा तो मैं भी ये बंधन तोड़ती हूँ। आज से हम दोनों का रिश्ता खत्म और कोई संबंध नहीं। रख लो, अब हमारे बीच कोई लेन देन बाकी नहीं। तुम्हें आज भी नहीं पता कि मुझे असल में चाहिए क्या? कम लग रहे। तुम अपराधी हो। सर ने रिश्तों का लिहाज किया, तुम्हें इतनी बड़ी रकम दी है। तुम्हें सच में लगता है कि तुम्हारी इतनी औकात है? फाइनेंस को बोलो इस कार में और 5 करोड़ डलवाए। जी ये सर। खुश? इसे मेरी जगह जेल जाने का मुआवजा समझ लो। ये सर कितने दयालु हैं। 5 करोड़। एक मुजरिम हो तुम, कितने जन्मों में भी इतना पैसा नहीं कमा पाओगे। कुछ दिन जेल में बिताए और इतनी आसानी से इतना पैसा मिला। मैं होती तो घुटनों पर गिरती, ये सर को साष्टांग प्रणाम करती। मैं उसे प्रणाम करूं? बड़ी छोटी सोच है तुम्हारी। सुनो, तुम्हें पता ही नहीं कि तुमने कितना बड़ा सुनहरा मौका गवा दिया। ये युजवान, मैं तुम्हें एक आखिरी मौका दे रही हूँ। अगर तुम अभी घुटने टेक कर दिल से माफी मांग लो तो मैं समझूंगी कि आज कुछ नहीं हुआ, वरना तुम्हें इसका पछतावा जरूर होगा। मुझे पछतावा? तुम्हारे दम पर प्रणाम करूं? बड़ी दिवा स्वप्न देख रही हो। सुना तुमने? दफा हो जाओ यहाँ से। शर्म नहीं आती तुम्हें? तुम पर तरस आ रहा है मुझे। याद रखना, आज जो कहा है तुमने, हमारी मुलाकात फिर होगी। आज युजुआन ग्रुप और शियाओइन ग्रुप के करार के बाद मैं ये युजुआन जरूर बुलंदियों को छूंगा। और तुम सोंग बिंग्याओ, आज के बाद तुम मेरे काबिल कभी नहीं रहोगी। चक्रवर्ती साम्रागी का स्वागत है। साम्रागी, हु परिवार के मुखिया हु बा को कुछ पता चला। उन्हें पता चल गया कि आपने सहार के बादशाह को हरा दिया। वो अपनी 90% संपत्ति आपको देना चाहते हैं। हु परिवार? हाँ, वो परिवार देवभूमि के 4 महान कुलों में से एक माना जाता है, लेकिन बेशक शियाओ परिवार के आगे उनकी कोई बिसात नहीं है। ये हु परिवार, क्या वहाँ हु मेई नाम की कोई लड़की है? वो हु बा की इकलौती बेटी है और हु परिवार की अगली वारिस। बहुत अच्छे, उनकी जायदाद स्वीकार करो और उन्हें न्योता दो आज के भोज में शामिल होने का। जो आज्ञा। ये युजवान, हु मेई एर, मैं तो बस ये देखना चाहती हूँ कि आज इस महानाटक में तुम दोनों की क्या भूमिका है। आज शियाओ यून समूह और यूजुआन समूह के बीच करार का दिन है। आप ही होंगे यूजुआन समूह के प्रमुख। ये श्रीमान, हकीकत में आप जवान और काबिल हैं। बहुत बहुत बधाई। आज की रात के बाद यूजुआन समूह और शियाओ यून समूह का ये गठबंधन लगता है जल्द ही ये परिवार इस देवभूमि में अपनी जगह बना लेगा। आप दोनों ने मेरी बहुत तारीफ की। युजुआन इस लायक कहा है, पूरा श्रेय हो साहब को जाता है। तभी तो शियाओ यून समूह के साथ ये करार हो पाया। आगे भी युजुआन को बहुत मेहनत करनी होगी। ये तो छोटी सी बात है तुम्हारी मदद करके। मेई एर को बहुत खुशी हो रही है बड़े भैया। देखिए मिस्टर हूँ, मिस्टर ये, वो साम्रागी सांग है क्या? साम्रागी सांग, तुम यहाँ क्या कर रही हो? अब तुम्हारी और मेरी दुनिया एक नहीं रही।
विनती है कि मेरा पीछा करना बंद करो। हमारी दुनिया सचमुच एक नहीं है। जब जानती हो तो यहाँ से तुरंत चली जाओ। ये जगह किसी सजायाफ्ता मुजरिम के लिए नहीं है। जब तुम सब यहाँ आ सकते हो तो मैं क्यों नहीं? ये मिस्टर कियान लिन, इनकी संपत्ति अरबों में है। और मिस्टर झाऊ, कई लिस्टेड कंपनियों के मालिक, अरबों की हैसियत। और तुम्हारे पूरे बदन पर 100 रुपए से ज्यादा का तो कुछ नहीं है। तुम्हें लगता है तुम उनके साथ बैठने लायक हो? तुम तो यहाँ वेट्रेस की नौकरी के भी लायक नहीं। अगर मैं कहूँ कि आज मेरे यहाँ न होने पर ये साइनिंग सेरेमनी नहीं हो सकती तो? और तुम्हारा ये अभिमानी हो परिवार सिर्फ मेरे पैरों का गुलाम बनने लायक है। वाह, कौन से ब्रांड का प्लास्टिक हो तुम, इतनी भारी एक्टिंग। सुनिए सब, ये भिखारिन कह रही है कि आज इसके बिना हमारा ये आयोजन रुक जाएगा। हाँ हाँ हाँ। और ये भी कि हम हूँ परिवार इसके पैरों का कुत्ता बनने लायक है। ये इसे लगता है ये कौन है? माफ करना, सबका परिचय कराना भूल गया। ये है महान शाही कारागार की सजायाफ्ता मुजरिम। हम जैसे बड़े बिजनेस लोग मिस्टर हूँ और मिस्टर ये के सामने कुछ नहीं। और तुम एक अपराधी, तुम्हारी क्या औकात? इसे अपनी गुलाम बनाना चाहती है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? सामरा गई सांग। कब तक ये नौटंकी जारी रखोगी? यहाँ शर्मिंदा मत करो खुद को। यहाँ से तुरंत निकलो। शर्मिंदा? अगर लोगों को पता चला तो मैं किसी को अपना मुंह दिखाने लायक नहीं रहूंगा। मुझे पता है तुम्हारे साथ सगाई तोड़ने से तुम्हें गहरा धक्का लगा है, लेकिन अगर तुम अपने दम पर यहाँ तक पहुंची होती तो मैं ये यूचुआन तुम्हें आंख उठाकर देखता। लेकिन अगर तुम यही तमाशा करती रही तो इससे मुझे तुमसे और भी घृणा होगी। औरत, तुझे जरा भी शर्म नहीं है? ये भैया तुझे साफ साफ समझा चुके हैं, फिर भी तू चिपकी ही रहेगी। कोई है, इस औरत को पकड़कर बाहर फेंको। बाहर जाओ, ये एक हाई प्रोफाइल जगह है। तुम जैसे कंगालों के लिए रईसों से रिश्ता जोड़ने की जगह नहीं। न जाने कहां से निकल आते हैं नीच लोग। मालिक मिस सोंग साइनिंग वेन्यू पर पहुंच चुकी है। बहुत बढ़िया, मैं अभी चलता हूँ। क्या कहा? हम नहीं जानते अपनी औकात? तो क्या दोबारा मुकदमा काट कर आई है तो हाथ भी उठाओगी? चिल्लाओ बस। डायरेक्टर हूँ, ऐसा मत बोलिए। अभी अभी तो कह रही थी कि इसके बिना यह कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं हो सकता। कहीं इसके गुस्से में दिग्गज निवेशक शाओ जेंटिंग को ही न बुला ले। हाँ हाँ हाँ। शाओ साहब का रुतबा ही क्या है? देवभूमि के बिजनेस जगत के शिखर पुरुष हैं वो। शाओ यून ग्रुप उन्हीं की अगुवाई में महज 3 साल से भी कम समय में दुनिया की टॉप की कुछ कंपनियों में से एक बन गया और उनकी संपत्ति तो पूरी 15 गुना बढ़ गई है। उनके जैसे इंसान से मिलना तो मेरे लिए भी मुश्किल है। तो ये जेल काटकर आई औरत कौन सी खेती मूली है? अगर शाओ साहब सच में आ भी गए और इस पर एक नजर डाल दी तो इसे बड़ी बात समझूंगा। अच्छा, तो जब वो थोड़ी देर में यहाँ आए तो अपनी आंखें खोलकर देख लेना। चुप रहा। अरे कोई है, इस औरत को भी बाहर निकालो। जो आज्ञा। रुको। सामरा गई सांग, पुराने रिश्ते का लिहाज करते हुए एक आखिरी मौका दे रही हूँ। खुद बाहर जाओ, वरना बाहर निकाले जाने में बड़ी बेइज्जती होगी। यहाँ तमाशा मत बनो। मैं भी तुम्हें एक बार फिर बता दूं, वो मैं ही थी जिसने जाओ ग्रुप को यूचुआन ग्रुप के खिलाफ व्यापारिक हमला रोकने को कहा। और मैं ही थी जिसने जियाओ झेंटिंग से तुम्हारे लिए निवेश दिलवाया। अगर मैं न होती तो आज तुम्हारी औकात भी नहीं थी कि इस साइनिंग सेरेमनी में खड़े होते। मैंने कहा मैं नहीं हूँ तो ये रस्म पूरी नहीं हो सकती। मुंह दिखाने लायक औकात नहीं है और एहसान खामोशी पर उतर आई है। ये भैया, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था, ऐसी झूठी औरत पर भरोसा मत करो। ये ऐसी ही है, बस मौका मिलते ही पैरों पर चढ़ जाती है और तुमसे बात करने के बहाने अपनी औकात दिखाने की कोशिश करती है। सामरा गई सांग, तुम जबरदस्ती मुझसे दुश्मनी मोल लेना चाहती हो। मैं बचपन से तुम्हारे साथ पली बड़ी हूँ। तुम कैसी इंसान हो? झूठ से कुछ हासिल नहीं होता। छिछोरी सोच। दावा कर रही हो कि तुमने मेरी कंपनी का संकट हल किया और फंडिंग दिलवाई। क्या तुम जेल में रहकर भी अध्यक्ष जियाओ को जानती थी? मैं तो जेल से बाहर आने के बाद ही। बहुत हो चुका। साफ तौर पर अध्यक्ष हूं नहीं, यूचुआन ग्रुप को बचाया। क्या तुम अपना झूठ बंद कर सकती हो? ध्यान से सुन लो, आज का ये साइनिंग कार्यक्रम मेरे लिए और यूचुआन ग्रुप के लिए बहुत जरूरी है। मैं हरगिज बर्दाश्त नहीं करूंगा कि यहाँ कोई हंगामा करे। अब बिना देर किए यहाँ से बाहर निकलो। मैं जो भी कहती हूँ तुम्हें यकीन क्यों नहीं होता? और वो जो भी बोलती है तुम आंख मूंद कर यकीन कर लेते हो। क्या मजाक है? एक दागी अपराधी तुम अध्यक्ष हो की बराबरी करोगी? शर्मनाक।
तुम तो हद ही बेशर्म औरत हो। हाँ हाँ हाँ, अच्छा ये बात है, मैं अभी जियाओ झेंटिंग को यहाँ बुलाती हूँ। सच क्या है, झूठ क्या, अपनी आंखों से देख लेना। जियाओ झेंटिंग, अनुबंध समारोह में 3 मिनट के भीतर मेरे सामने हाजिर हो, वरना उस आदमी को बचाने का सपना छोड़ दो। क्या हुआ युवा मालिक, आपका चेहरा अचानक इतना खराब क्यों हो गया? मुझे 3 मिनट में देवभूमि होटल पहुंचना है, जल्दी। जी जल्दी करो। हाँ 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 हाँ। अच्छा, तुमने अभी अभी शाओ झेंटिंग को फोन नहीं लगाया था, है ना? कोई प्रॉब्लम है? मैं शाओ साहब को इतने सालों से जानती हूँ, किसी ने कभी उनसे इस तरह बात करने की हिम्मत नहीं की। मुझे तो लगता है अभी अभी फोन पर जो था वो शाओ साहब बिल्कुल नहीं था। शाओ साहब ने फोन उठाया ही नहीं। तुम बस नाटक कर रही हो। जरूर इसे बिना कॉल लगाए ही एक्टिंग कर रही है। ये बात छोड़ो कि उसने कॉल किया या नहीं। अगर किया भी तो शाओ साहब से इस तरह बात करने की हिम्मत की तो ये खुद अपनी मौत को बुलावा दे रही है। तुम कह रहे हो मैं अपनी मौत को बुलावा दे रही हूँ? तो क्या गलत कहा? ये मत सोचना कि यहाँ बकवास करके तुम खुद को कोई बड़ी चीज साबित कर दोगी। असलियत में लोग तुम्हें और भी ज्यादा नीची निगाह से देखेंगे। जियाओ झेंटिंग तुम्हारे जैसे लोगों के लिए भले ही आसमान का तारा हो, लेकिन मेरी नजर में वो एक चींटी से बढ़कर कुछ नहीं। अगर उसने 3 मिनट के भीतर। बस करो साम्राज्य सांग, यहाँ बिना सिर पैर की बातें मत करो। ये युजुआन, क्या तुम्हें अब भी लगता है मैं आपसे बात कर रही हूँ? तो क्या यहाँ तक कि मेई एयर भी शाओ साहब से इस लहजे में बात करने की हिम्मत नहीं कर सकती, और तुम एक के बाद एक हुक्म दिए जा रही हो। 3 मिनट में शाओ साहब को यहाँ बुलाना, इसे बिना सिर पैर की बात नहीं तो और क्या कहेंगे? तुम चाहती हो कि किसी 3 मिनट में यहाँ आ जाए? क्या तुम्हारी औकात मेई एयर से भी बड़ी है? मुझे तो लगता है ये बस दिखावा कर रही है। खड़े क्या देख रहे हो? इसे बाहर फेंको। इतनी जल्दी है? 3 मिनट भी नहीं रुक सकती? मरने की इतनी जल्दी है क्या? तेरी बहन की मौत। अगर जियो जेंटिंग सच में यहाँ आ गया तो मैं तेरे सामने घुटनों के बल 1000 बार से पटकूंगा, लेकिन ये नामुमकिन है। पकड़ो इसे। श्रीमान जियो आ गए हैं। सिर पटको 1000 बार, मैं गिन रही हूँ। तुम, ये नामुमकिन है। क्या वो सच में जियो जेंटिंग को जानती है? श्रीमान जियो तो देवभूमि के सबसे रूपदार इंसान है। वो किसी जेल से छूटी अपराधी के साथ कैसे जुड़ सकते हैं? तो फिर श्रीमान जियो यहाँ क्यों आए? अरे मुझे पता चल गया। जरूर श्रीमान जियो तुम्हें इस देते हैं, और खास तौर पर तुमसे अनुबंध करने आए हैं। मुझे इस दे दे? हाँ, नहीं तो जियो यूजुआन ग्रुप में 10 करोड़ का निवेश करता। ये वो रकम है जो हमारे को परिवार को भी नहीं मिल सकी। बधाई हो निदेशक, अब से हमारे कियान परिवार को आपकी कृपा चाहिए। हमारे झो परिवार का भी ख्याल रखिएगा। ये तो तय है, भविष्य में अगर जरूरत पड़े तो मुझ ये यूचुआन को बेझिझक कहना। तुम्हें इतना यकीन है कि जियो जेंटिंग तुम्हारे लिए आया है? नहीं तो क्या तुम्हारे जैसी सुंदरी के लिए आया है? सुंदरी? हाँ, तुम्हें सुंदरी कहना भी तुम पर बड़ा एहसान है। तुम तो बस एक जेल से छूटी अपराधी हो। आज अगर तुम्हें यही मारकर रख दिया जाए तो भी तुम पर कोई आंसू नहीं बहाएगा। अच्छा, तो आज मैं यहीं खड़ी हूँ, देखती हूँ मुझे हाथ लगाने की हिम्मत किसमें है। तू एक मामूली कैदी मात्र है, तेरी इतनी हिम्मत कैसे हुई? मेरी हिम्मत? साम्राज्य सांग, अब तक तुझे समझ नहीं आया? हूँ सर जैसे बड़े रईस के सामने तू कीड़े से बढ़कर कुछ नहीं। कीड़ा? हाँ, तू एक कीड़ा है। सच में सोचता है यहाँ कोई तुझे हाथ नहीं लगाएगा? आज हम कियान परिवार सबसे पहले हाथ उठाएगा। हूँ सर और ये मैडम की तरफ से तेरे जैसे कीड़े की अच्छी तरह से मरम्मत करेंगे। मैं भी साथ हूँ। तुम सब हाथ उठाना चाहते हो? क्या तुम्हें अपने पीछे के परिवारों की कोई चिंता नहीं है? कहीं वे तुम्हें बचा न पाए? हाँ हाँ हाँ, तेरे जैसे कीड़ों को हम झू परिवार महीने में न जाने कितने मार गिराता है। हद पर ही तो कर रहा है। तो आज मैं देखती हूँ तेरे मुंह का ये श्याओ सर क्या तुझे बचाने आता है। तुम लोग हाथ उठाओ। रुको, रुक जाओ। सांग बिंगाओ मेरी मंगेतर है। तुम्हें से किसकी हिम्मत है उसे छूने की? मंगेतर?
ये कैसे हो सकता है? मंगेतर, मैंने तुम्हारी जांच की है। तुमने ये युचुआन के युचुआन समूह के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। यही तो मैं चाहता हूं। मैं तुम्हें अपनी पत्नी बनाना चाहता हूं। बुरा तो नहीं मानोगी? मैं क्यों बुरा मानूंगी? असल में मैं जेल जा चुकी हूँ। न ही कोई ताकत है, न कोई पृष्ठभूमि। मैं तो बस एक आम लड़की हूँ। तुम सच में मेरे मंगेतर बनना चाहते हो? ये तो बस उन साधारण इंसानों की ओछी सोच है। इस जीवन में सिर्फ तुम ही मेरी दुल्हन बनोगी। थोड़ी सी मदद का एहसान और बदले में नफरत। मैंने कभी नहीं सोचा था कि दोबारा जिंदगी पाकर मुझे ये देखने को मिलेगा। इंसानियत के ये दो बिल्कुल अलग चेहरे। अच्छा ही है क्योंकि तुम 3 मिनट के अंदर यहाँ पहुंच गए, इसलिए मैं तुम्हें कभी निराश नहीं करूंगा। अभी किसने कहा था कि मेरी मंगेतर एक छोटी औकात की इंसान है? और कौन उसे थप्पड़ मारने वाला था? क्यानलिन, तुम हो? या फिर तुम हो झो शियाओ? नहीं नहीं शियाओ सर, ये एक गलतफहमी है। गलतफहमी। कोई गलतफहमी नहीं है। जो और ज्ञान परिवारों का चरित्र भ्रष्ट है और ये अहंकारी गुंडे हैं। इन्होंने मेरी मंगेतर को परेशान करने की हिमाकत की, तो इन्हें दिवालिया कर दो। जो आज्ञा। शियाओ सर को रिपोर्ट करो। झो ज्ञान बर्बाद। क्या? ये शियाओ सर, प्लीज हम कियान परिवार को माफ कर दीजिए। शियाओ सर, हम सबने तो बस हूं मैडम की बातों में आकर ये गलत किया। अगर गलती बतानी है तो उसी को बताइए। हूं मैडम, हूं परिवार की। हाँ, यही है। हूं मेयर। तुम्हारी हिम्मत, मेरी मंगेतर का अपमान। क्या तुम्हें मौत की चाहत है? वो तो अभी अभी जेल से निकली एक अपराधी है। वो तुम्हारी मंगेतर कैसे हो सकती है? हाँ, मैं तो बचपन से उसके साथ पली बढ़ी हूं। मैं बखूबी जानती हूं। वो बस एक ऐसी छोटी औकात की लड़की है जो सारा दिन नामुमकिन ख्वाबों में खोई रहती है। तो तुम्हारा मतलब है कि मैं अंधा हूं और लोगों को पहचान नहीं सकता? मेरा वो मतलब नहीं है। मैं बस नहीं चाहती कि शियाओ सर किसी धोखेबाज के झांसे में आ जाए। अगर विंग्याओं के लिए नहीं होता, क्या तुम्हें लगता है मैंने युचुआन के खिलाफ अपना कारोबारी हमला रोक दिया होता और तुम्हें 10 करोड़ का निवेश दे दिया होता? कितनी बेवकूफी और हास्यास्पद बात है। क्या ये सच में तुम हो? ये कैसे हो सकता है? वो निवेश तो मेयर ने मेरे लिए ढूंढा था। उस बेवकूफ से सिर्फ वो ही नहीं, बल्कि उसका पूरा हो परिवार देश राजनीति की एक नजर लायक ही नहीं है। एक नजर और देखो। क्या? मेई, ये सब क्या है? तुमने ही तो कहा था कि शाओ सर ने मेरी काबिलियत देखकर मुझ में निवेश किया है। मैंने भी तो बस अंदाजा लगाया था। मुझे क्या पता था कि ये सब आपकी वजह से है। तुम ये युचुआन, तू सचमुच अंधा है। बेवकूफ, तू मेरे निवेश के लायक ही नहीं है। सबको खबर कर दो, अनुबंध समारोह रद्द किया जाता है। शाओ सर ने सच में सिर्फ उस औरत की खातिर युचुआन ग्रुप से अपनी साझेदारी खत्म कर दी। सामरा गई सांग, ये मत सोचना कि शाओ सर की मेहरबानी पाकर तुम यहां लोमड़ी बनकर शेर की दहाड़ मार सकती हो। सुन लो मेरी बात, तुम नाकाबिल हो। पोल खुल जाएगी। तुम कहती हो मुझ में काबिलियत नहीं है? हाँ, आज का ये समारोह शाओ सर की मंगेतर होने के नाते तुम्हारा यहां आना बेशक जायज है, लेकिन मेई के सामने तुम कहीं नहीं ठहरती। मेई जिस खानदान से है वो देवभूमि के 4 सबसे बड़े खानदानों में से एक है। उनकी हैसियत शाओ खानदान से किसी भी तरह कम नहीं है। उसकी निजी संपत्ति करोड़ों में है। और बता, तुम्हारे पास क्या है? मेरे पास क्या है? मेरी काबिलियत तुम्हारी सोच से कहीं परे है। ये युचुआन शायद सिर्फ तुम्हें ही लगता है कि उसका हूं खानदान बहुत ताकतवर है। वो खानदान साजिशों में घिरा है, अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है। शाओ सर, हमारे वो खानदान की हालत पिछले कुछ वक्त से ठीक नहीं थी, लेकिन आज के बाद सब कुछ बदलने वाला है। वो खानदान ने बड़ी हस्ती को मालिक बनाया। आपका शाओ खानदान भले ही ताकतवर है, लेकिन उस महान हस्ती के सामने आपकी कोई औकात नहीं है। उनकी जूतियां साफ करने लायक भी नहीं।
शाओ सर, क्या आप पक्का इरादा कर चुके हैं कि इस सड़क छाप औरत की खातिर हमारे हु खानदान से दुश्मनी मोल लेंगे? कोई बड़ी हस्ती? जी हाँ शाओ सर, आप इतने ऊंचे ओहदे पर हैं। आपने देवभूमि के कारापाल शू का नाम तो सुना ही होगा। देवभूमि का महायोद्धा? जी हाँ, उन्होंने हमारे हु खानदान की वफादारी स्वीकार कर ली है। अगर कोई रुकावट न आई तो हमारा हु खानदान बहुत जल्द देवभूमि में उनका आधिकारिक प्रतिनिधि बनने वाला है और एक ही छलांग में शिखर पर पहुंच जाए। और तुम्हारा शाओ परिवार हमारे हु परिवार का गुलाम बन जाएगा। मेई, क्या ये शू कियांग सच में इतना ताकतवर है? बिल्कुल, पूरी देवभूमि में भी वो सबसे शक्तिशाली लोगों में से एक है। उसके पीछे जो महाशक्ति है वो तो और भी अदम्य है। तुम्हारे शाओ परिवार को तो वो पलक झपकते ही मिटा सकता है। ऐसी बात है क्या? शाओ सेंटिंग, मैं तुम्हें चेतावनी देती हूँ, बेहतर होगा चुपचाप मेरे ये भाई के साथ करार कर लो, फिर घुटनों पर गिरकर माफी मांगो और मेरे गुलाम बन जाओ। तब शायद हमारा हूँ परिवार तुम्हारे शाओ परिवार को एक बार माफ कर दे, वरना बस मेरे एक इशारे पर तुम्हारा शाओ परिवार राख में मिल जाएगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम कह रहे हो कि शू कियांग ने तुम्हारे हु परिवार की वफादारी स्वीकार कर ली? और नहीं तो क्या? ये बात मुझे क्यों नहीं पता? तुम होते कौन हो बताने वाले? माफ करना, पर तुम जिस महान व्यक्ति की बात कर रहे हो वो मैं ही हूँ। हाँ हाँ हाँ, वाह क्या हिम्मत है झूठ बोलने की। शू कियांग महान शाही कारागार का कारापाल है, देवभूमि का सर्वोच्च योद्धा, और तुम कह रहे हो तुम शू कियांग के पीछे के रहस्यमय गुरु हो। क्या मतलब? क्या तुम खुद शू कियांग से भी ज्यादा शक्तिशाली हो? हाँ हाँ हाँ। तुम्हारा तो दिमाग ही खराब हो गया है जो ऐसी बकवास कर रहे हो। साम्राज्ञी सांग, शायद पहले मैं तुम्हारे लिए रहम की भीख मांग सकता था, लेकिन तुमने योद्धा शू कियांग का अपमान करने की जुर्रत की है। ये तो सीधे मौत को बुलावा देना है। बिंगेआओ, महान शाही कारागार। इस वक्त दुश्मनी मोल ले सके। तुम दोनों इस औरत का मुंह तोड़ दो। जो आज्ञा। तू क्या करने वाला है? हिम्मत है तो मुझे छू के दिखा। तू मुझे मारेगी? तेरी तो आज तुझे सबक सिखाती हूँ। पार्टी में एक पागल औरत ने मुझ पर हमला कर दिया। हाँ, यदि आप मुझे छूते हैं तो मैं न केवल आपको मार दूंगा बल्कि अपने पूरे परिवार को आपके साथ दफन कर दूंगा। बहुत अच्छे, आजमा कर देख लेते हैं। देखते हैं तुम्हारे हु परिवार में कितना दम है। मेरी बेटी को मारने की हिम्मत कौन करता है? मुझे लगता है कि वो जीने से थक गई है। मेरी बेटी को मारा? आज की रात तू जिंदा नहीं बचेगी। हिम्मत है तो बेटी, तू ठीक है? इसे मैंने ही पीटा है, अब तुम क्या कर लोगे? महान शाही कारागार का प्रमुख कारापाल शू पहले ही हमारे हु परिवार की वफादारी स्वीकार कर चुका है। आज वो खुद इस पार्टी में आने वाला है। जो भी हमारे हु परिवार को चोट पहुंचाएगा वो महान शाही कारागार का दुश्मन बन जाएगा और हमारे पूरे साम्राज्य का विरोधी होगा। अच्छा, लेकिन मैंने तो सुना है कि तुम्हारे हु परिवार ने अपनी 90% संपत्ति देने की पेशकश की थी, सिर्फ इसलिए ताकि कारापाशु के पीछे वाले उस महान शख्स से संपर्क कर सको, और उन्होंने तुम्हारी पेशकश ठुकरा दी थी ना? तुझे कैसे पता? किसने कहा वो नहीं माने? आज हमें यहाँ मिलने बुलाकर उस महान शख्स ने अपना रुख तो साफ कर ही दिया है। बस एक मुलाकात, इसे तुम अपना रुख समझ रहे हो? यह सिर्फ एक बैठक है, उसे व्यवहार का प्रदर्शन कहा जाता है। वरना जब कारापाल शू जब तुझे इतना ही यकीन है तो ठीक है, मैं तेरी यही इच्छा पूरी करती हूँ। जब से आप बहुत आश्वस्त हैं तो मैं आपकी मदद करूंगा। कारापाशु, मैं तुम्हें अभी सूचित कर रही हूँ, मुझे हु परिवार की निष्ठा स्वीकार नहीं है। हु परिवार को देवभूमि से मिटाओ। बॉस शू, क्या हुआ? हु परिवार ने साम्राज्ञी को अपमानित करने की हिम्मत की। एक दस्ता भेजो, जाओ और हु परिवार का सफाया कर दो। बाकी लोग मेरे साथ होटल चलो। शेर का शिकार करने की हिम्मत किसमें? जो आज्ञा। बहुत दिखावा करने वाले देखे हैं और तुम्हारे जैसा घमंडी नहीं देखा। हमारे हु परिवार का नाम मिटा देगी। हमारा हु परिवार भले ही 4 बड़े परिवारों में सबसे आखिरी हो, पर यह नहीं कि तुम्हारे ऐसे ही एक बोल से खत्म हो जाएगा।
पिताजी, आपने देख लिया ना, ये औरत, ये बस एक डींगे हाँकने वाली पागल औरत है। ये बेवकूफ शायद अब तक नहीं जानती कि वो परिवार कितना ताकतवर है। लगता है कि बॉस शाओ का सहारा लेकर तुम मनमानी कर सकती हो। हाँ बिल्कुल, आज मैं देखती हूँ कि वो शाओ जेंटिंग तुम्हारी रक्षा कर पाता है या नहीं। अभी 3 मिनट और है। 3 मिनट? सोंग बिंगयाओ, क्या तुम जानती भी हो तुम क्या कह रही हो और क्या कर रही हो? अगर ये सब चलता रहा तो सिर्फ वो शाओ जेंटिंग ही नहीं, बल्कि तुम्हारी इस बेवकूफी की वजह से पूरा शाओ परिवार बर्बाद हो जाएगा। अच्छा हुआ मैंने तुमसे सगाई तोड़ दी, वरना तुम मुझे भी अपने साथ डुबो देती। 2 मिनट। अभी भी डींगे मार रही है ये पागल औरत, शाओ जेंटिंग का सहारा पाकर। ये खुद को क्या समझने लगी है? हाँ, और हिम्मत है हु सर का अपमान करने की। ये तो मौत को बुलावा देना है। 1 मिनट। 1 मिनट? नालायक कही की, मैं आज यही खड़ा हूं, देखता हूं कैसे मेरे हु परिवार का नाम देवभूमि से मिटाती हो। समय समाप्त हुआ। क्या हमारा हु परिवार किसी अज्ञात पूंजी के हमले का शिकार हो गया? हम दिवालिया हो चुके हैं। पिताजी, आप क्या कह रहे हैं? हमारा हु परिवार दिवालिया हो गया, देवभूमि से हमारा नामो निशान मिट गया। ये तुमने किया? ये इस औरत की हैसियत शायद सच में बहुत बड़ी है। तो क्या तुम सच में वो बड़ी हस्ती हो? असंभव। हमारा हु परिवार 4 महान खानदानों में से एक है। ये कैसे हो सकता है कि पलक झपकते ही दिवालिया हो जाए? हाँ, नामुमकिन। मैं बचपन से इसके साथ बड़ा हुआ हूं। ये कैसी है? मुझसे बेहतर इसे कौन जानता है? शाओ परिवार की ताकत के बिना इसके पास ऐसे साधन नहीं हो सकते। हो सकता है अभी वो फोन कॉल इसी ने किसी से करवाया हो, सब स्क्रिप्टेड ड्रामा हो। मूर्ख, मुझे फोन हु परिवार के सीईओ ने किया था। क्या तुम्हें लगता है वो मुझे धोखा देगा? ये हु परिवार का सीईओ सच में उसकी बात नहीं सुन सकता, लेकिन आजकल एआई टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस है, आवाज और कॉल रिकॉर्ड सब कुछ फर्जी हो सकता है। हाँ, बिल्कुल सही। पिताजी, अभी जो कॉल आया वो जरूर एआई सिंथेसाइज्ड होगा। तुम लोग कितनी बेहुदा बातें करते हो। एआई नहीं तो और क्या? तेरी औकात ही क्या है जो तू हु परिवार को 5 मिनट में तबाह कर दे? अगर तू ये कर सकती है तो मैं ये युजवान मान लूंगा कि तुझे तलाक देना मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल थी। एक कमीनी औरत इतनी गिरी हुई हरकत करके मुझे बेवकूफ बनाया। कोई है, इसे घसीट कर ले जाओ, इसके टुकड़े टुकड़े करके कुत्तों को खिला दो। हाँ हुबा, लगता है तुझे मौत बुला रही है। हुबा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? कारापाशु, आप आखिर आ ही गए। यहाँ एक बेवकूफ है जो खुलेआम आपका नाम ले रही थी, बिल्कुल बेअदबी से। मैं अभी आपकी तरफ से इसका कच्चा चिट्ठा कर देता हूँ। बेवकूफ। जी हाँ, इस पागल औरत ने ये कहने की गुस्ताखी भी की यह आपके पीछे की वो बड़ी हस्ती है। साम्राज्ञी सांग, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि डींगे मत मारो, पर तुमने मेरी एक न सुनी। अब कारापाल शु खुद आ गए हैं। देखता हूँ कौन तुम्हें बचा सकता है। अगर मिस्टर ये का लिहाज न होता तो यह कब की मर चुकी होती। तुम सबको सच में लगता है कि यह कारापाशु मेरा कुछ बिगाड़ सकता है? अब इस वक्त भी नाटक कर रही हो। सच में ताबूत देखे बिना आंसू नहीं आते तुम्हें। कारापाशु, ये बेवकूफ औरत इस दुनिया में रहने लायक नहीं है। आज मैं ही आपके लिए इससे निपट लेता हूं। मूर्ख, मुझे तो तू सबसे बड़ा मूर्ख लगता है जो इस दुनिया में रहने लायक नहीं है। ये दास देर से आया, कृपया साम्राज्ञी दंदे। साम्राज्ञी ये कैसे हो सकता है? कारापाल शु, साम्राज्ञी सांग मेरा खाना खाती, मेरे घर रहती और उसने मेरी जगह 3 साल जेल काटी। वो आपकी स्वामी बनने के काबिल कैसे हो सकती है? अज्ञानी, महारानी की साधना अद्वितीय है, उन्हें स्वामी मानो। मेरे भाग्य का सबसे बड़ा वरदान है, जबकि तुम हो मूर्खता की हद पार कर अंधे हो गए हो। असंभव, वह कोई साम्राज्ञी नहीं हो सकती। मुझे यकीन नहीं होता। जल्दी से साम्राज्ञी से माफी मांगो। पिताजी, आप मुझे इस अपराधी से माफी मांगने को कह रहे हैं? जल्दी करो। महारानी जी, गलती हो गई मुझसे।
पहचान नहीं पाया आपको। मुझे माफ कर दीजिए। तुझे माफ कर दूं? अगर मैं एक आम इंसान होती तो अब तक तुम लोग मेरे हाथ पैर काट कर मुझे जिंदा लाश बना चुके होते। माफी कैसी? जल्दी बता, किसके कहने पर किया तूने ये सब? अगर आज तूने सच सच नहीं बताया तो मैं तेरी जिंदा खाल खींच लूंगी। वो था, ये युजवान था। इसी ने मुझे बहकाया था। यही है सब कुछ। नहीं, ऐसा नहीं है। अब भी मुकर रहा है। तू डरा के सिर्फ पास आ गया। तेरी शादी और इस पर दाग बन जाएगी। तूने ये भी कहा था कि अगर मैं सांग पिंगेआओ को भगा दूं तो तू परिवार में खजमाई बना रहेगा। झूठ बोल रही है तू। ये युचॉन, क्या यही था तेरा मरे को जिंदा करने का तरीका? आज युचुआन ग्रुप एक छलांग में आसमान छू सकता था, पर तेरी फितरत ने ये मौका बर्बाद कर दिया। कितनी बड़ी विडंबना है ना? सांग बिंगेआओ, अगर तेरी इतनी हैसियत थी तो मुझे पहले क्यों नहीं बताया? पहले बताया? मैंने कहा था ना, क्या वो सब मैंने तेरी खातिर किया था? मैंने कहा था, मैंने ही युचुआन ग्रुप को बचाया है। मैंने कहा था, मैंने ही श्याओ जेंटिंग से तुझ में निवेश करवाया है। ये भी कहा था कि शू के पीछे की असली ताकत मैं हूँ। इनमें से तूने क्या यकीन किया? मैं? ये युचुआन, मैंने जो भी कहा तूने सच नहीं माना और इस औरत की हर बात पर आंख मूंद कर भरोसा कर लिया। इस बार जेल से लौटी तो सोचा था तुझे तेरा हक दिलाऊंगी, युचुआन ग्रुप को दुनिया के शिखर पर पहुंचा दूं। अफसोस, तू इस लायक नहीं निकला। बिंगेआओ, मुझे सच में नहीं पता था कि तुम्हारी इतनी बड़ी हैसियत है। मुझसे गलती हो गई। क्या हम फिर से नई शुरुआत नहीं कर सकते? अब तुम्हारे और मेरे बीच सब कुछ खत्म हो चुका है। ये युचुआन, आज से तुम्हारे और मेरे बीच कोई रिश्ता नहीं है। नहीं मालिक, इन लोगों ने आपका अपमान किया। इनका क्या किया जाए? हुबा बार बार मुझ पर हमला किया, देखने की अक्ल नहीं और जुबान से बदतमीजी की। आज से इनकी सारी संपत्ति जब्त करो और इन्हें देवभूमि से निकालो। जो आज्ञा। कियानलिन झोशियाओ, तुम्हारी संपत्ति जब्त, नीचा दर्जा। तुम दोनों नीच बनोगे। अब आम लोगों की जिंदगी का मजा चखो। जो आज्ञा मालिक। साम्राज्ञी, हमें जाने देने की कृपा के लिए धन्यवाद। चलो, समय आ गया है। चाचा शियाओ से मिलने चलते हैं। अगर उनके शरीर पर लगा आत्मा बंधन यंत्र नहीं मिटा होगा तो मैं उन्हें मौत के मुंह से वापस ला सकती हूँ। क्या कमबख्त, हमें उस औरत ने छल लिया। छल लिया? हाँ, अभी मुझे फोन आया कि कल रात सहार का बादशाह ने हमारे इलाके में घुसकर महान शाही कारागार में तहलका मचा दिया। कारापालशू और उसके आदमी उसके सामने टिक नहीं पाए। सब के सब मारे गए। पिताजी, इसका मतलब वो कारापालशू था? दरअसल मैंने कभी कारापालशू को देखा भी नहीं है। शायद वो कोई एक्टर रहा हो जिसे उस औरत ने नाटक करने के लिए बुलाया था। मुझे तब से शक हो रहा था, अगर देवभूमि में सच में ऐसी कोई साम्राज्ञी होती तो हम 4 परिवारों का वजूद ही कहा होता। बेकार ही घबरा गया था मैं। सोचा था वो सच में कोई बड़ी हस्ती है। युद्ध गुरु तक नहीं पहुंची। नामुमकिन है। और अगर वो युद्ध गुरु के स्तर पर पहुंच भी गई तो भी दूसरे उससे डरते होंगे। लेकिन हमारे हु परिवार के लिए वो चिंता की बात नहीं है। पिताजी, तो क्या अब आप बड़े भाई की ताकत पर निर्भर हैं? बिल्कुल। तुम्हारे बड़े भाई का इतने सालों से कोई अतापता नहीं था, लेकिन अभी उसने फोन पर बताया कि वो गुरु स्तर पर पहुंच गया है। लेकिन बड़े भाई अभी देवभूमि में भी तो नहीं है। भाई वांग परिवार का रक्षक था। कल वैद्यराज महोदय युआनतियान भवन में दुर्लभ वस्तुओं की नीलामी। वांग हाओ जी के साथ आ रहा है। अभी अभी देवभूमि की सीमा में प्रवेश किया है। बहुत अच्छा, आखिरकार इस बदले का समय आ ही गया। हाँ, बस एक नाचने वाला बंदर है। कल पिता और पुत्री साथ में उस नीलामी में चलेंगे। अगर वांग परिवार से रिश्ता जुड़ गया
तो वो शाओ परिवार भला किस खेत की मूली है? साम्राज्ञी सांग शाओ जेंटिंग, सुनो हमारे वो परिवार के। फिर उठने पर भीख नहीं मांगने दूंगा और मरने की एक पल की राहत भी नसीब नहीं होगी। वैद्यराज जी, आप इस दुनिया के सबसे प्रसिद्ध चिकित्सक हैं, कृपया कोई उपाय निकालें, हमारे मालिक को बचा लीजिए। श्रीमती, निश्चिंत रहें, जब तक शाओ जी में एक सांस भी बाकी है, मैं उन्हें फिर से पहले जैसा स्वस्थ कर दूंगा। ये सब क्या बकवास लगा रखी है? इसे तुरंत पोंछकर साफ करो। मालकिन को प्रणाम। मालिक ने कहा था कि इन चिन्हों पर कड़ी नजर रखना यही मालिक को बचाने की असली कुंजी है। बचकानी हरकत। मैंने दशकों से चिकित्सा की है, लेकिन आज पहली बार सुना है कि कोई इलाज की उम्मीद इन टोटके के निशानों पर टिका रहा हो। युवा मालिक से मैं खुद बात कर लूंगी। जल्दी करो, इन टोटकों को तुरंत मिटाओ। वैद्यराज जी का इलाज मत रोको। जी मालकिन। वैद्यराज जी, कृपया अब बिना देर किए हमारे मालिक का इलाज शुरू करें। शाओ जी को मरे हुए कम से कम 5 या 6 घंटे हो चुके हैं और तुम इस वक्त मुझे बुला रही हो? क्या मेरा मजाक उड़ा रही हो? मर गए, मालिक मर गए। मालकिन, युवा मालिक ने कहा था कोई है जो मालिक को बचा सकता है। वो उन्हें लेने गए हैं। बेहूदगी। मैंने दशकों तक वैद्य का काम किया, लेकिन आज तक कभी नहीं सुना कि कोई मुर्दे को जिंदा कर सके। मेरी सलाह है, जल्दी से शाओ जी के अंतिम संस्कार की तैयारी शुरू करो। किसने कहा मरे हुए इंसान को बचाया नहीं जा सकता? सेंटिंग, तुम लौट आए। वैद्यराज, तुम्हारे पिताजी। तुम चिंता मत करो, मैं खास तौर पर मिस सांग को यहाँ लाया हूँ, वह पिता को बचा लेंगी। मिस सांग, यही है मिस सांग। मैंने उनकी काबिलियत देखी है, वह एक सच्ची संत महात्मा है। अच्छा, एक छोटी सी लड़की, बड़ी महान हस्ती, उम्र ज्यादा नहीं है, लेकिन दावे बहुत बड़े बड़े करती है। आत्मा बंधन यंत्र कैसे मिट गया? क्या मैंने नहीं कहा था कि इसे मिटाया नहीं जाना चाहिए? मैंने तुम्हें क्या हुक्म दिया था? तुमने यह क्या किया? मैडम, ये जेंटिंग, मैंने ही इसे मिटाने को कहा था। तुम इतनी छोटी उम्र में इन अंधविश्वासों पर कैसे यकीन कर सकते हो? बिल्कुल, अपने दशकों के अनुभव में मैंने कभी नहीं देखा इतनी बेतुकी बात, और नहीं कभी सुना है कि कोई मरे हुए इंसान को वापस जिंदा कर सकता है। विंग्याओ का चिन्ह मिट गया है। क्या मेरे पिता अभी बच सकते हैं? आत्मा बंधन यंत्र टूट चुका है। शरीर छोड़ चुकी है। अब उन्हें बचाना मुझे डर है। बस मेरे पिता को बचा लीजिए। आप जो भी मांग करेंगी मैं पूरी करूंगा। हाँ हाँ हाँ, तो ये बात है। जब बचाने की औकात ही नहीं, तो बहाना बनाकर कह रही है कि निशान मिटाने से ऐसा हुआ। मैंने दशकों की प्रैक्टिस में ऐसे ढोंग बहुत देखे हैं। बहुत खूब। अब धोखा देने हमारे जियो परिवार के दरवाजे तक आ गई हो। कोई है, इसे यहाँ से बाहर निकालो। जरा हाथ लगाकर देखो। माँ, क्या तुम इतनी बेताब हो कि पिताजी मर ही जाए? बकवास मत करो, वह मेरे पति है। मैं कैसे चाह सकती हूँ कि उन्हें कुछ हो जाए? जेंटिंग, अभी अभी वैद्यराज ने जांच की है। तेरा पिता टेंगलोंग, वह सचमुच जा चुका है। वैद्यराज? हाँ, यह है वैद्यराज संतियान, देवभूमि के सबसे बड़े हकीम। मिस्टर जियो, कृपया अपने आप को संभालें। आपके पिताजी नहीं रहे। अब जो करना चाहिए वो है उन्हें सम्मान के साथ अंतिम विदाई देना। नहीं, ये चक्रवर्ती साम्राज्ञी है, सबसे शक्तिशाली महिला। वह कहें तो जरूर बचाएंगी। चक्रवर्ती साम्राज्ञी? मिस्टर जियो, मृत व्यक्ति कभी जीवित नहीं होता। एक मामूली औरत होकर खुद को साम्राज्ञी कहती हो? घमंड काफी नहीं, अब नियमों को चुनौती। मैंने जीवन मृत्यु के शाश्वत नियमों को कैसे चुनौती दी? जीवन मरण नियति, सुख ईश्वर की कृपा। जियो मुखिया, मृत को बचाना ये नियति का अपमान। ये अब क्या नाटक है? तुम नहीं कर सकते, इसका मतलब ये नहीं कि कोई और नहीं कर सकता। अगर 10 साल पहले का मेरा गुस्सा होता, मैं तुम्हारी खोपड़ी फोड़ दूंगा। आत्मा का बंधन क्या, ना ही कोई आत्मा का शरीर छोड़ना, ये सब बकवास है। क्या सच में खुद को धरती पर उतरा कोई देवता समझते हो? मेंढक समझ जो कुएं का पानी देखता है, अब तक यही सोचता रहा होगा। आज मैं तुम सबको दिखाऊंगा।
सच्ची दैवीय चमत्कार क्या चीज होती है? देखो तो, जरा सी तारीफ की और ये हवा में उड़ने लगे। अगर तुम्हें सच में इतना दम है तो मैं सुनतियान तुम्हारा चेला बन जाऊंगा। चेला बनाने की जरूरत नहीं, तुम्हारी बुनियाद कमजोर है। बड़ा घमंड है। तो फिर शुरू करो। मैं देखना चाहता हूं कि तुम्हारी हस्ती में कितना दम है। बस दिखावा ही तो है। ये पहली बार है जब मैंने किसी लाश की नब्ज टटोलते देखा है। विंग्याओ की क्या हालत है? आत्मा बंधन का चिन्ह मिट गया, इलाज मुश्किल हो गया। सौभाग्य से मेरी अधिकांश साधना शक्ति वापस आ चुकी है। अभी भी उसके ठीक होने की उम्मीद है, लेकिन मुझे इस इलाज में सहायता के लिए कुछ बाहरी चीजों की जरूरत होगी। बेझिझक मांग लो। मुझे एक पैतृक मणि और एक बेहद करीबी रिश्तेदार का खून चाहिए। पैतृक मणि मेरे पास अभी एक है। ये प्राचीन मणि मेरे शाओ परिवार में पीढ़ी दर पीढ़ी पूर्वजों से चली आ रही है। ये काम आनी चाहिए। और जहां तक खून की बात है तो वो मेरा ही ले लो। यहाँ एक उच्च कोटि की दिव्य स्पर्श मणि दुर्लभ है। तो फिर शुरू करते हैं। बस नौटंकी है। अगर शाओ साहब नहीं जागे तो देखना तुम्हारी कितनी बेइज्जती होती है। विंग्याओ, क्या मुझे पहले से खून निकालना होगा? नहीं, जब जरूरत होगी मैं खुद ले लूंगी। ये महज एक जादू का खेल है। आज जब तक मैं यहाँ हूं, देखता हूं तुम और कैसे लोगों को बेवकूफ बनाओगी। ये भ्रमजाल है। बिल्कुल। कुछ उच्च कोटि के योद्धा अपनी आंतरिक ऊर्जा से चीजों को हवा में उठा सकते हैं, लेकिन ये तरकीब आम लोगों को मूर्ख बना सकती है, मुझे नहीं। दिवा स्वप्न। तो इसका मतलब वो सच में एक धोखेबाज है। बिल्कुल। मुर्दे को जिंदा करना मैं एक वैद्यराज भी नहीं कर सकता, और ये एक मामूली औरत कैसे कर सकती है? खूना। अब क्या हुआ? निश्चिंत रहें, मरीज ठीक हो गया है। पिताजी, आप जाग गए। मुझे पता था वो आपको जरूर बचा लेगी। टेंगलोंग, तुम इंसान हो या भूत? ये सिर्फ मौत के मुंह से वापस लाना नहीं है, बल्कि तुम्हारी उम्र भी 20 साल और बढ़ गई है। आखिर तुमने ये कैसे किया? ये तो कोई चमत्कार ही है। परिवार के मुखिया को बधाई। गुरु सोंगसोंग, आपने सचमुच मालिक को बचा लिया। यह बहुत अच्छा हुआ। शाओ टेंगलोंग, जीवन दान के लिए गुरु का आभार। आज से शाओ परिवार और शाओ यू ग्रुप आपकी हर आज्ञा का पालन करेंगे। कोई भी आदेश कभी नहीं टाला जाएगा। पिताजी, आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं है। मैंने विंग्याओ से शादी करने का वादा किया है और जल्द ही हम एक परिवार होंगे। मेरा सांसारिक मोह समाप्त। देवभूमि से कोई सरोकार नहीं। खैर, इस बारे में बाद में बात करेंगे। ये तो बहुत ही शानदार बात है। हाँ 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 हाँ, मेरा बेटा हमेशा से दूरदर्शी रहा है। और अब जब आदरणीय श्रीमान जी मौत के मुंह से वापस आ गए हैं, तो बताओ हे वैद्यराज, क्या अभी तुम्हारे पास कहने के लिए कुछ है? लाइलाज रोग मिटाकर मृत को जीवित किया। क्या आप दैवीय हैं? आज से ये शिष्य संतियान गुरु सांग का शिष्यत्व स्वीकार करता है। शिष्य बनाने की कोई जरूरत नहीं है। गुरु, मैंने अपराध किया, सच्चे संत को न पहचाना। कृपया मुझे क्षमा करें गुरु। मैं तुम्हें अपना शिष्य नहीं बनाऊंगी। अपमान के कारण नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि तुम्हारी साधना क्षमता बहुत कमजोर है। क्या बात है, कोई आपत्ति है? जीव प्रमुख में 5 तत्वों की कमी, ऊर्जा रुकती है।
आत्मा बंधन यंत्र से उनकी आत्मा मजबूत की, पर तुमने यंत्र पहुंचने का आदेश दिया। ऐसी योग्यता के साथ मैं तुम्हें अपना शिष्य कैसे बना सकती हूँ? गुरु सांग, मैं पहले अज्ञानी था और नहीं जानता था कि इस दुनिया में ऐसी सिद्धियां भी मौजूद है। यहां 1000 साल पुराना ऋषि मशरूम है। मुझे उम्मीद है कि यह मेरी पिछली मूर्खता की भरपाई कर सकेगा। सचमुच में 1000 साल पुराना ऋषि। पृथ्वी की ऊर्जा पतली, चरम शक्ति हेतु दुर्लभ खजाने चाहिए। मुझे शक्तिशाली ऊर्जा वाले दुर्लभ खजाने चाहिए। वैद्य राज के पास कोई स्रोत हो सकता है। तुम इस तरह की और कितनी चीजें ला सकते हो? गुप्त खजानों की नीलामी मैं ही करता हूं। वहां जड़ी बूटियां और अमूल्य कलाकृतियां मिलती हैं। गुरु की पसंद पर शिष्य खरीदेगा। अच्छी बात है। तो फिर आज मैं तुम्हें अपना शिष्य स्वीकार करती हूँ। गुरु का बहुत बहुत धन्यवाद। खैर, चूंकि मैंने तुम्हें शिष्य स्वीकार कर ही लिया है, तो आज मैं तुम्हें एक सौभाग्य प्रदान करती हूँ। अपना हाथ आगे बढ़ाओ। आ? वैद्यराज जी, आप तो सीधे दशकों पीछे बिल्कुल जवान हो गए। गुरु का बहुत बहुत धन्यवाद। यौवन लौटा दिया, मौत को भी मात दे दी। बिंग्याओ, यही है तुम्हारी असली शक्ति? श्रीमती श्याओ, क्या अब भी लगता है मैं धोखेबाज हूँ? क्या अब भी लगता है कि मेरी नजर सिर्फ श्याओ परिवार की दौलत पर है? माफ करें, मेरी आंखों में धूल जमी थी। महागुरु, कृपया मुझ अज्ञानी स्त्री को क्षमा करें। बिंग्याओ, मेरी माँ भी पिताजी की चिंता में ही बेबाक बोल गई थी। ठीक है, छोड़ो भी, क्योंकि जेंटिंग तुम्हारी सिफारिश कर रहा है। तो आज की बात को हम अनकही ही समझेंगे। तुमने अभी कहा कि मेरे अलावा भी तुमने किसी को सच्ची आभा से चीजें उड़ाते देखा है। ऐसे लोग कितने हैं? गुरु को प्रणाम। मैं प्राचीन योद्धाओं के साधकों की बात कर रहा था। उनकी गिनती ज्यादा नहीं है, पर उनकी शक्ति स्तरों में बनती है क्रमानुसार। सामान्य साधक, नवजागृत, महारथी और अंतिम धुरंधर। तो सच्ची आभा से चीजों को नियंत्रित करने वाला किस स्तर का होता है? अगर ठीक वैसे ही जैसे अभी गुरु ने अपनी आभा से उड़ाया, तो वो कम से कम महारथी स्तर की कला है। ये तो दिलचस्प है। अपनी इस शक्ति में थोड़ी दिव्य चालें मिला दूं, तो शायद किसी धुरंधर से भी लोहा लेने की क्षमता आ जाए। लेकिन सिर्फ लोहा लेने भर से काम नहीं चलेगा। अभी और तरक्की करनी होगी। तुमने अभी जिस नीलामी की बात की, वो कब है? गुरु को प्रणाम। कल ही स्वर्ग सदन में एक नीलामी आयोजित है। उसमें देवभूमि के चारों प्रांतों के रसूखदार आएंगे। सुनने में आया है कि शाही राजधानी के 4 बड़े खानदानों में से एक वांग परिवार भी पधारेगा। वांग परिवार? मतलब मेरा शिष्य वांग हाओ। अगर गुरु को कोई आपत्ति न हो, तो शिष्य उसे अभी यहाँ बुलाकर आपके चरणों में झुकने को कहता है। कोई जरूरत नहीं। कल मैं नीलामी में आऊंगी और तभी उसे आकर झुकने देना। इससे क्या फर्क पड़ता है? जो आज्ञा गुरु। कल आपकी जिस भी चीज पर नजर पड़े, आपके इस शिष्य के हाथ वो चीज भेंट किए बिना नहीं रुकेंगे। यह देवभूमि के कुलीनों की नीलामी है। वाकई बहुत हैरान करने वाला है। मैंने सुना है यहाँ की हर एक वस्तु करोड़ों से भी ऊपर कीमत की होती है। वो लोग असल में यहाँ हैं। चूंकि उनकी हिम्मत हुई है यहाँ आने की, तो आज पूरा हिसाब चुकता करते हैं। साम्राज्ञी सांग, तुम्हारी सारी पोलपट्टी हम पूरी तरह से खोल चुके हैं। तू दुम दबाकर छुपी नहीं और यहाँ नीलामी में चली आई। हिम्मत तो बहुत है तुझमें। तुमने मेरी पोल खोल ली है। बिल्कुल। तूने एक्टर्स हायर किए थे नकली देवभूमि का सर्वोच्च शासक कारापाशु बनाने के लिए, और नकली ही महान शाही कारागार का जेलर भी बनाया। अगर तू श्याओ परिवार में छुपी रहती, तो शायद कुछ महीने और अपनी तूती बचाती। लेकिन चूंकि तू आज यहाँ आई है, तो मरने के लिए तैयार रहा। लगता है पहले
तुम सबको जो सजा दी थी वो काफी नहीं थी। सजा है भी तुझ में इतना दम? आज चाहे श्याओ जेंटिंग हो या खुद श्याओ परिवार का मुखिया आ जाए, मुझे हूँ परिवार से कोई डर नहीं। तुम दिवालिया हो, क्या बचा है? मिस्टर श्याओ, मेरी सलाह है कि जल्दी से अपने साथ वाली इस औरत से किनारा कर लो। ये कोई साधारण होटल नहीं है, ये रईसों से भरा युआंटियन होटल है। तुम्हारा श्याओ परिवार भला कितनों से दुश्मनी मोल ले सकता है। साम्राज्ञी सांग, तू भले ही चढ़ गई हो उस श्याओ जेंटिंग के बिस्तर पर, मेरी नजरों में तू आज भी वही बाजारू औरत है। एक औरत इश्क के लिए सिर्फ सुंदरता काफी नहीं, उसके पास अपनी काबिलियत और दावपेच होने चाहिए, वरना वो सिर्फ एक खिलौना भर रह जाती है। किसे कहा तूने खिलौना? बेशक तुझे ही। उस श्याओ जेंटिंग के बिना तेरी क्या औकात है यहाँ आने की? यहाँ की हर नीलामी की चीज करोड़ों की है। उस श्याओ जेंटिंग के पैसे के बगैर तेरे जैसी के बस की बात है, खरीद पाएगी? यहाँ की कोई भी चीज अगर मुझे चाहिए तो मुझे मुंह खोलने की जरूरत नहीं। इस नीलामी का मालिक खुद ही दोनों हाथों से भेंट करेगा। बहुत खूब, बहुत अच्छे साम्राज्ञी सांग। तू सच में हमेशा की तरह झूठी शान दिखा रही है। कल झूठे लोगों को कारापाशु बताया, क्या आज भी एक्टर हायर किए हैं इस नीलामी के मालिक की नकल करने के लिए? हाँ हाँ, देखता हूँ अब तू क्या नाटक रचती है। कल तो बस मेरी ताकत कम पड़ गई थी, पहचान नहीं पाया, लेकिन आज मेरा बड़ा भाई लौट आया है। देखता हूँ अब कैसे नाटक करोगी। तेरा बड़ा भाई कौन है? मेरा बड़ा भाई हुतिया ने। वो गुरुस्तर का योद्धा है जिसकी साधना अद्वितीय और शक्ति अपरंपार है। आज तू श्याओ परिवार की सारी ताकत लगाकर खुद कारापाशु को भी बुला ले, तब भी कोई तुझे नहीं बचा सकता। हाँ, आज मैं देखना चाहती हूँ कि आखिर कौन तुझे बचाने आता है। लगता है आज तुम्हारे हु परिवार का सर्वनाश ही लिखा है। हा 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 हा, हमारे हु परिवार का सर्वनाश? साम्राज्ञी सांग, तुम्हारी हिम्मत तो देखो, कितनी बड़ी बड़ी बातें कर रही हो। अगर अभी मेरे सामने घुटनों पर गिर जाओ तो शायद मैं खुश होकर तुम्हारी जान बख्श दूं। उमेर, तुम्हारा बड़ा भाई इतना ताकतवर है? बिल्कुल, साम्राज्य के एक बड़े खानदान का सहारा है। अभी कुछ समय पहले उसकी शक्ति गुरुस्तर के चरम पर पहुंच गई है। कुएं से निकलकर तितली बना है, एक के नीचे लाखों के ऊपर। एक मामूली सा गुरुस्तर ही तुम्हारे हु परिवार का आखिरी सहारा है। क्या यह काफी नहीं? एक गुरु इस धरती पर सर्वोच्च शक्ति माना जाता है। अगर तुझे यकीन नहीं तो अपने साथ खड़े इस श्याओ बॉस से ही पूछ ले। गुरु योद्धा, श्याओ परिवार दुश्मनी नहीं सह सकता। एक तुच्छ गुरुस्तर ही तुम्हारे हु परिवार का आसमान है, तो ये आसमान तो सच में बहुत छोटा है। बॉस हो, यह औरत शायद अभी भी नहीं जानती कि एक गुरु आखिर होता क्या है। नहीं, ये जानती है कि वह कितना खौफनाक हो सकता है। डरावना छोटा गुरु, पलक झपकते खत्म। पलक झपकते खत्म? मैं तो जरूर देखूंगा कि कौन सा बेवकूफ है जिसकी इतनी बड़ी हिम्मत है। मैं जरूर देखूंगा कि कौन सा बेवकूफ है जिसकी इतनी बड़ी हिम्मत है। अरे भैया, यही है वो बड़ी खूबसूरत औरत। कुश्ती का घमंड, हु परिवार का अपमान, कल पिताजी को भी इसके किराए के एक्टर ने लात मार दी। आज न मारा तो वो परिवार सर कैसे उठाएगा? तुम्हारे शरीर में न तो कोई साधना ऊर्जा है, नहीं कोई आध्यात्मिक शक्ति, सिर्फ घूंसेलात और हंगामा करना जानती हो। गुरु का भी तिरस्कार करने की हिम्मत। तेरी मौत ही तेरे पापों की एकमात्र सजा है। गुरु, यही है वो बेवकूफ औरत जो न सिर्फ गुरु का अपमान करती है, बल्कि ये दावा भी करती है कि वो इस देवभूमि की सबसे बड़ी योद्धा है और कारापाशु की मालकिन है। कारापाशु महोदय तो हाथियों में सिंह के समान है। वो तो बहुत पहले ही महागुरु स्तर को पार कर चुके हैं। तुम जैसी ऊंची औरत जो किसी काबिल ही नहीं है, उसकी हिम्मत कैसे हुई कारापाशु महोदय का अपमान करने की? तू तो मौत से खेल रही है। अगर मैं कहती हूँ कि मैं उसकी मालकिन हूँ तो क्या ये उसका अपमान है? तू उनके बिस्तर के लायक भी नहीं और खुद को उनकी मालकिन बता रही हो। अगर यही बात है तो इंतजार करो 3 मिनट। 3 मिनट? इसका क्या मतलब? बॉस, वो आध्यात्मिक ऊर्जा वाली चीज जो मालिक ने ढूंढने को कहा था, हमें पता चल गया है। वो वैद्यराज की नीलामी में होगी। बहुत अच्छे, आखिरकार हम मालिक का पहला काम पूरा कर पाएंगे। कारापाशु, मेरा हुक्म है कि 3 मिनट के भीतर युआंटियन होटल में हाजिर हो जाओ, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। बॉस, क्या हुआ? फौरन गाड़ी निकालो। 3 मिनट के अंदर हमें युआंटियन होटल के बैंक्वेट हॉल में पहुंचना है। जी हुजूर। मालकिन को गुस्सा दिलाने वाला नसीब बदलेगा। कारापाशु महोदय इस महान राष्ट्र के शिखर पुरुषों में से एक है। खुद मुझे भी उनके सामने झुककर स्वागत करना पड़ता है।
3 मिनट में खुद आए? दिमाग खराब है? बड़े भैया, ये खूबसूरत औरत झूठ बोलने की आदी है। कल ही तो इसने एक एक्टर को कारापाशु बनने के लिए पैसे दिए थे। वो नकली एक्टर कह रहा था कि वही कारापाशु है और सबके सामने इस औरत के पैरों में गिरकर इसे अपनी मालकिन कह रहा था। हिम्मत तो देखो इसकी। कारापाशु महान शाही कारागार के प्रमुख एक युग पुरुष है। वो कभी किसी औरत के सामने घुटने नहीं टेक सकते। बड़े भैया, अब तो सारी सच्चाई सामने आ चुकी है। मेरी सलाह है कि अब देर मत करो, इसके हाथ पैर तोड़ दो और फैसले के लिए सीधे कारापाशु के सामने पेश कर दो। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हो। अब इसका हिसाब होना ही चाहिए। आज मैं तुझे दिखाऊंगा एक गुरुस्तरीय योद्धा की शक्ति क्या होती है। गुरु का अपमान अब मौत के लिए तैयार। हुतियानी, तेरी ये हिम्मत। बड़े भैया देखो, यही है वो एक्टर जिसे कल इस खूबसूरत औरत ने पैसे दिए थे। आज फिर हिम्मत कराए। ये तो बहुत बड़ी मिठाई है। किरदार तेरा बाप निभाएगा। सच में न्यायाधीश जी है। मुझे कलाकार बोल रहे हो? नहीं नहीं, गलतफहमी है। ये सब गलतफहमी है। हुतियानी, अभी तो कुछ ही साल हुए हैं तुम्हें गुरु स्तर पर पहुंचे और अभी से मुझे आके दिखाने लगे हो। क्या यही बात है? नहीं, मेरी हिम्मत नहीं है। मुझे तो लगता है तुम्हारी हिम्मत बहुत बढ़ गई है। मालिक को प्रणाम। ये सेवक देर से आया, कृपया क्षमा करें। देर नहीं हुई, बिल्कुल सही समय पर आए हो, वरना मुझे ये जबरदस्त तमाशा देखने का अवसर ही नहीं मिलता। तुमने अभी कहा था कि मेरे हाथ पैर तोड़ोगे और मुझे कोई नहीं बचा सकता। पता नहीं कारापाशु तुम्हें बचा पाएंगे या नहीं। क्या तुम्हारा हूँ परिवार खत्म होने पर आ गया है? दादा, मुझे बचाओ दादा। क्या बात है, तुम्हारी भी हिम्मत है मुझे रोकने की? नहीं, मेरी हिम्मत नहीं है, लेकिन कुत्ते से पहले मालिक का लिहाज करो। वांग हाउ का निजी अंगरक्षक हूं और ये जो नीलामी है वो वैद्यराज जी ने आयोजित की है। दोनों को नाराज करना मुश्किल होगा। राजधानी का वांग परिवार, वो तो पूरे देवभूमि में तीसरे नंबर का सबसे बड़ा खानदान है। इनकी ताकत तो महान शाही कारागार से कहीं ज्यादा है और वैद्यराज अकेले ही रहते हैं। असली ताकत और भी भयानक है। बहुत से गुरुस्तर के ताकतवर लोग भी उनके एहसानमंद हैं। अगर उनसे दुश्मनी हो गई तो अंजाम बहुत बुरा होगा। मालिक, वांग परिवार और वैद्यराज को हम सच में नाराज नहीं कर सकते। कोई बात नहीं, तुम बेझिझक हमला करो। जो भी होगा उसकी पूरी जिम्मेदारी मेरी होगी। तुम सब संभाल लोगी। साम्रा गेसांग, देखो तो तुम्हारी तो बहुत बड़ी औकात हो गई है। हाँ, मुझे नहीं पता क्यों कारापाशु जैसे आदमी ने तुम्हें अपना मालिक मान लिया, लेकिन बाल भी नुकसान हुआ तो ये बात बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। अच्छा, तो आजमा कर देख लेते हैं। ये क्या, एक मामूली सी औरत मुझसे लोहा लेने की हिम्मत रखती है? अच्छा, आज मैं तुझे दिखा दूंगा कि चींटी क्या होती है और हाथी क्या। ये कैसे हो सकता है? तुम्हारे अंदर इतनी शक्ति कहां से आई? मैं बहुत ताकतवर नहीं हूँ, बस तुम बहुत कमजोर हो। मैं वांग परिवार के मुखिया का निजी अंगरक्षक हूँ। अगर तुमने मुझे छुआ तो वांग परिवार का अपमान होगा। वांग परिवार जरूर लोगों को भेजेगा तुम्हें और तुम्हारे करीबियों को मारने के लिए। बकवास बंद कर। रुक जाओ। वांग परिवार का मुखिया वांग हाओ, ये तो सच में असली सर्वोच्च शक्ति का स्वामी है। ये सोंग बिंगयाओ इस बार तो लोहे की दीवार से टकरा गई। अगर मैं होता तो जरूर तुरंत घुटनों पर बैठकर माफी मांग लेता। मालिक, मुझे बताइए, ये औरत थोड़ी सी ताकत के दम पर वैद्यराज महोदय की नीलामी में हिम्मत वांग परिवार को तुच्छ समझती है। ये तो मौत की सजा के लायक है। तुमने मेरे आदमी को मारने की हिम्मत कैसे की? मेरा बड़ा भाई मर गया तो क्या हमारा हूँ परिवार पूरी तरह बर्बाद हो जाएगा? नामुमकिन, मुझे यकीन नहीं होता। कुत्ते को मारने से पहले मालिक का चेहरा भी देखना चाहिए। तुमने वांग परिवार की परवाह न करने का दुस्साहस कैसे किया? वांग परिवार निकम्मे कुत्ते की औकात नहीं।
होश में रहो। अभी यहीं मेरे सामने घुटने टेको और सिर झुकाकर माफी मांगो, तो शायद मैं तुम्हारी इस बदतमीजी को माफ करने पर विचार करूं। वरना मुझे संतियान का घर साफ करने में कोई परहेज नहीं होगा। गुस्ताखी की हद है। गुरु का नाम लेने की जुर्रत। मैं न सिर्फ उसका नाम ले रही हूँ, बल्कि इस वक्त अगर वो यहाँ होता तो क्या उसकी हिम्मत है ना कहने की? गुस्ताख, गुरु का अपमान खुद यहाँ चल कर आए। क्या ये औरत पागल हो गई है? सोचती है थोड़ी सी ताकत आ गई तो कुछ भी करेगी। हाँ, तुमने न सिर्फ शाही वांग परिवार को दुश्मन बनाया, बल्कि वैद्यराज महोदय का भी अपमान किया। अब अपनी मौत का इंतजार करो। तुम हुतियाने को मार सकती हो, ये माना तुम में कुछ दम है। मैं मानता हूँ तुमसे सगाई तोड़ना थोड़ी जल्दबाजी थी, लेकिन तुम्हें नहीं पता कि ये दुनिया कितनी बड़ी है और तुमने कितने खौफनाक अस्तित्व को चुनौती दे दी है। एक तुच्छ जुगनू की हिम्मत कैसे हुई सूरज चांद से होड़ करने की? आज मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि तुम्हारा ये घमंडी महारथी होने का दावा हमारे वांग परिवार जैसे सर्वोच्च सामर्थ्य के सामने एक छोटी सी लहर भी नहीं पैदा कर सकता। तो अब तक भी तुम्हें मेरी कही बातों पर भरोसा नहीं हुआ? किस बात पर भरोसा करूं? तू कहता था न कि अपने गुरु की ओर से मुझे सबक सिखाएगा। तू अपने आप को क्या समझता है? युद्ध मंदिर का स्वामी लुफैन या राक्षस सम्राट शुआनचेन? एक मामूली औरत होकर तेरी इतनी हिम्मत? युद्ध मंदिर का स्वामी और राक्षस सम्राट शुआनचेन शायद दोनों ही महासिद्ध के स्तर तक पहुंच चुके होंगे। सोचा नहीं था कि देवभूमि में अब भी ऐसे योद्धा बाकी हैं। बाद में एक एक करके सबसे भिड़ लूंगा। आजकल वैसे भी बोर हो रहा हूँ। मैं उन लोगों में से कोई नहीं हूँ। तो फिर तेरी क्या औकात है मेरे गुरु को बुलाने की? क्योंकि मैं तेरे गुरु की भी गुरु हूँ। घुटनों के बल गिर। तू मेरे गुरु की गुरु है? मतलब तू कह रही है कि तू मेरे गुरु की टीचर है? क्यों, विश्वास नहीं होता? भाड़ में जा औरत। सुन, मेरे गुरु वैद्यराज 83 साल के हैं। उनका सारा ज्ञान दिव्य वैद्य वंश से आया है और दिव्य वैद्य तो 10 साल पहले ही स्वर्ग सिधार चुके हैं। मतलब क्या तू दिव्य वैद्य हो जो कब्र से निकलकर वापस आ गई है? तुझमें तो बड़ी बड़ी डींगे हाँकने की हिम्मत है। दिव्य वैद्य बनकर मौत बुला रही है। दिव्य वैद्य वंश? हाँ, दिव्य वैद्य ने तो 60 साल पहले ही पूरी दुनिया में अपना नाम कमा लिया था। ए औरत, तूने मेरे गुरु का अपमान ही नहीं, मेरे पूरे वैद्य वंश का अपमान किया है। तेरे टुकड़े किए बिना नहीं रहूंगा। शाही रक्षक कहा हो? शाही राजधानी के वांग परिवार के शाही रक्षक। हर एक सिपाही गुरुस्तरीय योद्धा है। उनकी संयुक्त शक्ति के आगे तो महासिद्ध भी टिक नहीं पाते। मेरे बड़े भाई कभी उनमें से एक थे। इतने सारे गुरुस्तरीय योद्धा, आज देखता हूं कौन बचा सकता है तुझे। अपने किए की सजा भुगतो। अब इस औरत को मार मार कर भूत बना दो। वांग हाओ, मैं तुझे एक आखिरी मौका दे रही हूँ। क्या तू सच में गुरुद्रोही बनकर अपने वंश का नाश करना चाहता है? सब जड़ से खड़े क्यों? मारो इस औरत को। अच्छा, तो आज मैं तुझे दिखाती हूँ मेरी असली शक्ति के दर्शन। आज मैं यही खड़ी हूँ। हिम्मत है तो मेरे सामने तक आकर दिखा। अगर तेरी ताकत महायोद्धा स्तर तक भी पहुंच गई, तब भी तो मेरे घर के रक्षक दल की घेराबंदी नहीं तोड़ सकता। जाओ, उसकी टांगे तोड़ दो। हाँ, उसे मारना चाहते हो? पहले मेरी लाश पर से गुजरना होगा। बस मिट्टी के ढेर, एक पल में मैं नाबूद कर सकती हूँ। मौत को न्योता दे रहे हो। ये तो कोई दैवीय चमत्कार है। बिना किसी चीज के कैसे बुला ली? नीली लपटें? असंभव। ये कोई स्पेशल इफेक्ट है। ये जरूर स्पेशल इफेक्ट है। भ्रम है, ये सब भ्रम है। ये कोई भ्रम नहीं है, बल्कि तू अच्छी तरह जानता है कि तेरी मौत आ चुकी है। जल्दी उसे रोको। मौत को न्योता दे रहे हो। ये असंभव। इतने सारे रक्षक दल के योद्धा फिर भी तेरे आसपास भी नहीं पहुंच पाए। इसमें असंभव क्या है? यही तो हूँ मैं, दिव्य साम्राज्ञी। योद्धाओं की तो छोड़ो, पहले के समय में तो तुम लोगों के तथाकथित महायोद्धा भी मुझसे बात करने के काबिल नहीं थे। घुटने टेको। वांग मुखिया भी घुटनों पर। ये कैसे हो सकता है? अभी अभी तो जेल से निकली है, इतनी ताकतवर कैसे हो सकती है? योद्धा स्तर का रक्षक दल अकेले इसके हाथों मारा गया। अपमान बर्दाश्त नहीं। मेरे गुरु तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे। बदमाश लड़की, मेरे गुरु का फोन आया है, तू बस देखती रह। गुरुवर,
कृपया मुझे बचा लीजिए। यहाँ कोई है जो नीलामी में भारी तबाही मचा रखी है। मैं तो मरते मरते बचा हूं। अच्छा, समझ गया। वो एक छोटी बच्ची। अब तू देख, मेरे गुरु वैद्यराज आ रहे हैं। चाहे उनकी साधना स्तर ज्यादा ना हो, पर पूरी देवभूमि में कोई उनकी बेइज्जती करने की हिम्मत नहीं करता। अब तक भी मेरी बात पर यकीन नहीं हो रहा तुझे? यकीन तो तेरी बहन को आएगा। मेरे गुरु की हैसियत और रुतबे के आगे तू जैसी छोटी बच्ची को वो अपना गुरु क्यों मानेंगे? अभी भी वक्त है। घुटनों के बल रेंगती हुई मेरे सामने आ, पैर छूकर माफी मांग, तो मैं तेरे हाथ पैर तोड़कर छोड़ सकता हूँ, वरना अगले साल का आज का दिन तेरी बरसी होगी। अच्छी बात है, मुझे भी इंतजार है। वैद्यराज पधार रहे हैं। वैद्यराज जी, मैंने सुना था आप 83 साल के हैं, पर आप तो 40 के लग रहे हैं। हाँ बिल्कुल, ये तो फोटो से बिल्कुल अलग है। हाँ, बाकी सब लोग कृपया तुरंत जगह खाली करें। और सुनो, इन सब लाशों को यहां से घसीट कर बाहर फेंको। गुरुवर, यहाँ एक औरत है जो दावा करती है कि वो मेरी गुरु की भी गुरु है। इसने मेरे सब आदमियों को पीटा और मुझे घुटने टेकने पर मजबूर किया। इसने आपका भी अपमान किया है। गुरुवर, आपको इसे जरूर सबक सिखाना चाहिए, वरना हमारे वैद्य वंश की इस देवभूमि में क्या इस तरह जाएगी। तो तू चाहता है कि मैं इस औरत को सबक सिखाऊं? बिल्कुल सही कहा। अब मेरे गुरु आ गए हैं। अब तू मरने के लिए तैयार हो जा। चुप रह। मैंने तुझ जैसा नालायक कैसे पैदा कर दिया? मैंने उसकी शक्तियां नष्ट कर दी। अब ये फिर कभी बुराई नहीं कर सकेगा। अरे, कोई है, इसे यहां से बाहर ले जाओ। और तुम मूर्ख गुरु परिवार, पाप अक्षम्य पहरेदारों, इसे यहां से घसीट कर ले जाओ। हाँ, तू परिवार की बाकी बच जाएगा। सब कुछ सब चल जाए। वैद्यराज, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। वैद्यराज जी। अब गलती का एहसास हुआ? बहुत देर हो चुकी है, ले जाओ इसे। महाराज, महाराज, गुरुदेव, ये बाकी बचे 2 लोग, इनका क्या किया जाए? ये युजुआन, मैंने तुम्हें एक मौका दिया था। तुम तो बस अमीरों के चाटुकार थे। खैर, जो भी हो, युजुआन समूह आज यहीं खत्म होता है। जब तुम अपनी सबसे प्यारी चीज खो दोगे, तभी तुम्हें सच में समझ आएगा कि इस दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण चीज सिर्फ एहसानमंदी होती है। तुम अचानक इतनी शक्तिशाली कैसे बन गई? मैं यूचुआन समूह को नहीं खो सकता। याओ याओ, गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया। पहरेदारों, इसे ले जाओ। नहीं गुरुदेव, सभी नीलामी की वस्तुएं तैयार हैं। कृपया अंदर चलकर हम दोनों साथ बैठकर देखते हैं। रास्ता दिखाओ। पधारिए। आज की सभी वस्तुएं ये हैं। 1000 साल पुराना जिनसेंग, शाही मुहर, दुर्लभ खनिज और अनमोल चीनी मिट्टी के बर्तन। आपको जो भी पसंद आए बताइए, मैं सबसे पहले वो आपको भेंट कर दूंगा। आम आदमी की नजर में ये सब अमूल्य खजाने हैं, लेकिन मेरी नजर में इनमें जरा भी प्राण ऊर्जा नहीं है। लगता है मुझे इस दुनिया के खजानों से बहुत ज्यादा उम्मीदें थीं। वो जिनसेंग की जड़ मुझे दे दो। ये पत्थर कहाँ से आया? ये मैंने पहले खरीदा था, एक बेकार पत्थर। ये तो बिल्कुल बकवास है, किसी काम का नहीं। तो बस यूं ही मेज की टांग टेकने रख दिया था। क्या ये रहस्यमय जेड सार पत्थर है? इतनी शुद्धता का रहस्यमय जेड सार साधना जगत में भी इसके लिए बड़े बड़े योद्धा जान दे देते हैं। बहुत खूब, अगर मुझे ये मिल गया तो शायद मैं सीधे स्वर्ण सार अवस्था में पहुंच जाऊं। ये पत्थर मुझे चाहिए। कितने पैसे? मैं तुरंत ट्रांसफर करती हूँ। ठहरो, ये चीज मुझे चाहिए। ये है युद्ध देव मंदिर के अधिपति लूफान। युद्ध देव मंदिर? हाँ बिल्कुल, हमारी महान शाही कारागार की ताकत पूरे साम्राज्य में मुश्किल 5वें नंबर पर आती है, लेकिन युद्ध देव मंदिर निर्विवाद रूप से पहले नंबर पर है। बस इतने बड़े शख्स को तो हमेशा उत्तरी सीमा पर तैनात रहना चाहिए। ये हमारी देवभूमि में क्या कर रहे हैं? मैं खासतौर पर इस पत्थर के लिए आया हूं। अपनी कीमत बताओ। माफ करें, ये पत्थर पहले ही बिक चुका है। अधिपति लू, आप एक कदम पीछे रह गए। ये सज्जन, कृपया ये पत्थर मुझे दे दीजिए। मैं तुम्हें इसका हर्जाना दूंगा। जितने पैसे चाहिए बेझिझक बोलो। माफ करना, अब जाओ यहाँ से। तुम एक मामूली औरत हो, इस पत्थर की अहमियत नहीं समझती। इसे बर्बाद करने से बेहतर है मुझे दे दो। आखिरकार एक दोस्त और मिलने से एक रास्ता और खुलता है। ये पत्थर देने के लिए तुम्हें कैसे राजी किया जाए? यह आसान है, हम मुकाबला करेंगे।
हारे तो मुझे गुरु मानना होगा और फिर मेरी हर आज्ञा का पालन करना होगा। हिम्मत है या नहीं? तुम्हें अपना गुरु मानूं? क्या हुआ? डर गए? अधिपति, इसका अंत कर दूं? रुको, मुझे मंजूर है। अगर तुम मुझे हरा सके तो तुम्हारा गुलाम बनना मेरे लिए कोई अपमान नहीं होगा, लेकिन अगर तुम हारे तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। दिखाऊंगा अजय होने का मतलब। गुरु जल्दबाजी कर बैठे। आखिर ये लू फान है, धरती पर कोई उससे नहीं जीत सकता, सिर्फ आसमान ही उसे हरा सकता है। मैं तुम्हारा फायदा नहीं उठाना चाहता, मैं एक हाथ से लड़ूंगा। पक्की बात? हाँ, पक्की बात। मैं लू फैन अपने वचन का पक्का हूं, कभी पीछे नहीं हटूंगा। दूसरों की नजरों में तुम शायद एक महान गुरु हो, एक दुर्लभ प्रतिभाशाली योद्धा, लेकिन प्रतिभा तो बस मुझसे मिलने की पहली सीढ़ी है, कुछ खास नहीं। अच्छा, तो फिर शुरू करो। विंग्याओ ये युद्ध मंदिर का स्वामी है। यह सालों से दुनिया में नंबर 1 है। इसकी ताकत नजरअंदाज नहीं कर सकते। क्या तुम सच में उसे हरा पाओगे? चिंता मत करो, हालांकि उसकी नजरों में मैं कुछ भी नहीं हूँ, लेकिन मेरी नजरों में भी वो एक छोटी सी चींटी से ज्यादा कुछ नहीं है। मैं पलक झपकते ही उसे कुचल सकती हूँ। मौत को बुलावा हमारे स्वामी की साधना बहुत पहले ही महागुरु के चरण पर पहुंच चुकी है। वो असल में इस धरती का रुद्र अवतार है। 3 साल पहले युन्मो देश ने 27 गुरु और 3 महागुरु भेजे हमारे स्वामी को घेरने के लिए। उसने अकेले ही 9 को मार गिराया, जिनमें 2 महागुरु थे। बाकी तो डर के मारे भाग खड़े हुए। सबने घुटने टेक दिए और तुम एक मामूली अनजान औरत, रुद्र अवतार से भिड़ने की हिमाकत, ये मौत को दावत देना है। इतनी बकवास क्यों कर रहे हो? तुम्हारी ताकत दूसरों की कहानियों पर टिकी है। अच्छा, आज मैं तुम्हें दिखाऊंगी मुझसे लड़ने का डर और बेबसी क्या होती है। बहुत बकवास करते हो, वार करो। अच्छा, चूंकि तुम्हें मौत प्यारी है, मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करता हूं। इतनी वजन आंतरिक ऊर्जा है। गुरु शायद हार जाएंगे। ये अब महागुरु का चरम नहीं रहा, ये तो अर्ध सम्राट अवस्था है। तो ये है महागुरु के चरम की असली ताकत, लेकिन इसे हराना नामुमकिन भी नहीं है। मेरी डिवाइन ड्रैगन आर्ट हार गई? नहीं, ये असंभव है, मुझे यकीन नहीं हो रहा। दोनों हाथों से कोशिश करके देख लो। अगर तुझे मौत की चाहे तो मैं तेरी ये इच्छा जरूर पूरी करूंगा। डिवाइन ड्रैगन आर्ट, 10वीं मुद्रा, ड्रैगन का आगमन। ध्वस्त। हार मान लो, वरना तुम मर जाओगे। मैं हार मानता हूं। मास्टर जी ने सच में लू फान को हरा दिया। ये तो स्वयं युद्ध मंदिर का प्रमुख है, दुनिया का नंबर 1 सबसे ताकतवर योद्धा। 5 वार भी नहीं टिक पाया। या शायद सच में पूरी दुनिया में अजय हो। हाँ, अच्छा हुआ मैंने पहले ही गुरु बना लिया, वरना मुझे तो डर है कहीं लाइन बहुत लंबी न हो जाए। प्रमुख जी, क्या आप ठीक हैं? सोचा नहीं था मैं जो जिंदगी भर अजय रहा, आज तुमसे हार गया। घुटने टेको, मुझे गुरु मान लो, ये तुम्हारे गर्व के ही काबिल है। लू फान गुरुजी को प्रणाम करता है। अभी तुम भी इसी पत्थर को ढूंढ रहे थे। क्या तुम जानते हो ये कहां से आया और इसकी शक्ति क्या है? गुरुजी को प्रणाम। शिष्य नहीं जानता, बस इतना मालूम है कि कोई हर जगह इस पत्थर की तलाश कर रहा है। मुझे लगा आप उसी के भेजे हुए हैं, इसलिए मैंने जबरदस्ती खरीदने की सोची। कौन है वो? राक्षस सम्राट शुआनचेन। राक्षस सम्राट? जी हाँ, राक्षस सम्राट बहुत बड़ा दुष्ट है। धर्मावतारियों के लिए वो सबसे बड़ा निशाना है जिसका वध करना अनिवार्य है। अफसोस, उसकी शक्ति इतनी प्रबल थी कि मैं भी किसी तरह ही उसका मुकाबला कर पाता था। अचानक उसकी शक्ति बढ़ी, मैं टिक न सका। बाद में मैंने जांच करवाई तो पता चला कि वो हमेशा से इन पत्थरों की तलाश में था, इसीलिए अभी ये गलतफहमी हो गई। अच्छा, तो यह बात है। लगता है यह राक्षस सम्राट संभवतः जान चुका है दिव्य रत्न पत्थरों का रहस्य। यह इनमें निहित आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित करके अपनी साधना बढ़ा रहा है।
गुरुदेव, 3 दिन बाद मैं देवभूमि भवन में राक्षस संहार भोज का आयोजन कर रहा हूँ। देश विदेश के योद्धा राक्षस सम्राट का शिकार करेंगे। क्या आप इसकी अध्यक्षता करने में रुचि रखेंगे? कोई रुचि नहीं है। गुरुदेव, इतनी जल्दी मना मत कीजिए, क्योंकि राक्षस सम्राट इन पत्थरों को ढूंढ रहा है। भोज में पत्थर मिलेंगे, मैं जमा करूंगा और सबके सब आपको समर्पित कर दूंगा। खैर, चलो ठीक है। तो उस दिन मैं तुम्हारे साथ चलकर देख लूंगा। एक दिव्यचंद्र पत्थर में इतनी आध्यात्मिक ऊर्जा होती है कि उससे मेरी साधना स्वर्णिम सार अवस्था तक पहुंच सकती है। काश ऐसे कुछ और मिल जाते मेरी वर्तमान शक्ति के आगे। अगर दोबारा लूफान से भिड़ंत हुई तो वह एक बार भी न झेल पाएगा। 3 दिन हुए, चलो राक्षस संहार भोज में चलो। देखती हूँ क्या मुझे और दिव्य रत्न पत्थर मिल सकते हैं जो मुझे इस बंधन को तोड़ने में मदद करें। वाकई यह दुनिया का सबसे बड़े स्तर का आयोजन लगता है। इस सभा में केवल गुरुस्तरीय दिग्गज ही कम से कम 100 से ऊपर होंगे। मेरी मौजूदा शक्ति से भी शायद सबको पूरी तरह से ध्वस्त करने में पूरे 2 मिनट लग जाए। एक्साइयो जेंटिंग, इस लेवल का भोज, इसमें तुम्हारी भी औकात है। डब्ल्यू शू, मैं न्योता पाकर ही आया हूं। ये मेरी कॉलेज की सहपाठी है। 4 साल मेरे पीछे पड़ी रही, मुझे कभी इसमें दिलचस्पी नहीं रही, तो इसके मन में जलन भरी है। तुम्हारे एक्साइयो परिवार जैसी निचली हैसियत को न्योता कौन देगा? बड़ी शान में झूठ बोल रहे हो, है ना लॉन्ग भैया? हाँ, मेरी जानकारी के अनुसार एक्सायो परिवार बस एक मामूली व्यापारी खानदान है जिसके पास एक भी योद्धा नहीं। उसे यहाँ आने का हक किसने दिया, खासकर जब यह भोज युद्ध देवालय के प्रमुख ने असुरों के खिलाफ रखा है? मेरी मंगेतर को न्योता मिला है। मंगेतर? सड़क छाप कपड़े, सोच नहीं पाया था कि देवभूमि का सबसे महान युवा योद्धा ऐसी नकारा औरत से शादी करेगा। नकारा मतलब? ना पैसा, ना ताकत, ना पुष्ट, और सबसे बढ़कर शक्ल भी बेकार। मेरी मंगेतर सम्राज्ञी सांप एक उच्च कोटि की योद्धा है। इस साम्राज्य में कुल 109 योद्धा है, मगर मैंने तो कभी किसी स्त्री योद्धा का नाम नहीं सुना। उसकी ऊर्जा बिखरी हुई है, मुझे उसके भीतर रत्ती भर भी साधना का एहसास नहीं हो रहा। ये कोई ढोंग तो नहीं? तुम कह रहे हो कि मुझे धोखा हुआ है? बिल्कुल, कोई सच्चा योद्धा है या नहीं मैं पल भर में पहचान सकता हूं। कितना भी दिखावा करो, बेकार है। देखा, सच्ची ऊर्जा का प्रवाह, वस्तुओं पर नियंत्रण, यही है सच्चा योद्धा। झेंग साहब, आप अद्भुत हैं। अब साफ पता चल गया कि धोखेबाज कौन है। बिल्कुल, झेंग साहब प्रथम कुल के उत्तराधिकारी हैं, गुणवान और योग्य। तुम जैसे धोखेबाजों की तो कोई बराबरी ही नहीं कर सकता। शाओ जिनटिंग, मैं तुम्हें आगाह करना चाहता हूँ, यह कोई आम दावत नहीं है। यहाँ बस पैसे झाड़ कर कुछ नहीं होगा। बिना सच्ची शक्ति के यहाँ आने का अंजाम तुम्हारा तुझ शाओ परिवार सहन नहीं कर पाएगा। हाँ, युद्ध देवालय के प्रमुख लूफान ने ये आसुरी उन्मूलन भोज बुलाया है। यहाँ या तो योद्धा है या फिर शक्तिशाली और रुतबे वाले लोग। एक छोटा सा परिवार एक ढोंगी योद्धा को लेकर आया है। ये तो आत्महत्या करने जैसा है। बस करो, इनसे बहस करना बेकार है। मेरे ख्याल से इन 2 निचले दर्जे के कचरे को सीधे यहाँ से बाहर धकेल देना चाहिए। जी झेंग साहब, सुन लिया तुमने? तुरंत हमारी नजरों के सामने से दफा हो जाओ। दावत से निकल जाओ। निकल। छोटे बच्चे, क्या कहा तुमने? अपनी शिष्या के सम्मान के लिए मैं यहाँ हाथापाई नहीं करना चाहती थी। और तुम हमें जाने को कह रहे हो? छोटे बच्चे, हिम्मत तो देखो तुम्हारी। जरा देखो तो यहाँ कौन कौन आया है। तुम अब निकलोगे? तुमने मुझे थप्पड़ मारा, तुम्हारी मौत आई है। झेंग साहब, इसने मुझे मारा। इसका मतलब साफ है कि इसे तुम्हारी कोई परवाह नहीं। कहाँ का ये गुंडा है जो मेरे आदमी पर हाथ उठाने की हिम्मत करता है? लगता है तुम जिंदगी से थक गए हो। घुटने टेक। ये कैसे हो सकता है? मैं एक गुरु स्तर का साधक हूँ।
मुझे दबाकर क्यों रखा है? मैं खड़ा भी नहीं हो पा रहा। एक महागुरु भी ऐसा नहीं कर सकता। अब भी लगता है मैं तुम्हें धोखा दे रही हूँ। अगर तुम धोखा नहीं भी दे रही हो तो क्या बिगाड़ लोगी? मैं प्रथम परिवार का वारिस हूँ। तुमने मेरा अपमान किया है, इसका मतलब है तुमने प्रथम परिवार का अपमान किया है। तुम देखना, तुम्हारी मौत पक्की है। अच्छा, मुझे इंतजार है। पिताजी, देवभूमि होटल में किसी ने मेरा अपमान किया है। कृपया जल्दी आइए और मेरे लिए न्याय लाइए। तुम देखना, मेरे पिताजी यहाँ कभी भी पहुंचने वाले हैं। बेहतर होगा अभी मुझे छोड़ दो और घुटने टेककर मुझे सजा देने दो, तब शायद तुम्हारी जान बच जाए, वरना आज तुम्हारी मौत पक्की है। जैन परिवार का मुखिया युद्ध देव मंडल से कम नहीं है। नहीं राक्षस सम्राट से चाहे साधना महान हो, आज तुम जरूर मरोगे। बेटे की करतूत, बाप की गलती। मैं आज यहीं खड़ी हूँ, इंतजार कर रही हूँ उस प्रथम परिवार के मुखिया का कि वो आए और मेरे सामने घुटने टेककर माफी मांगे। मेरे पिताजी तुमसे माफी मांगे? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इतना बोलने की? जैसे ही मेरे पिताजी आएंगे, चाहे तुम कोई भी हो, चाहे तुम्हारे पीछे कोई भी हो, तुम्हें मरना होगा। जैन साहब को झुकने को कहना और जैन परिवार के मुखिया का इंतजार करना। यह औरत आई कहाँ से? बहुत घमंड है इसमें, कोई शक नहीं। ये तो प्रथम परिवार है, सच में मौत को बुला रही है। मुझे मारने की चाहत, चाहे तुम्हारे पिता खुद ही क्यों ना आ जाए, इससे कुछ नहीं होगा। ये अब तक का सबसे बड़ा मजाक है जो मैंने सुना है। तुम खुद को क्या समझते हो, वैद्यराज? मैं वैद्यराज नहीं हूँ, पर वो मेरा शिष्य है। तुम कह रही हो कि तुम वैद्यराज की गुरु हो? ये तो अब तक का सबसे बड़ा मजाक है। छोटी सी लड़की, तू तो सच में मौत से खेलना चाहती है। तुम वैद्यराज को क्या समझती हो? वो इस देवभूमि के सबसे बड़े वैद्य हैं और तुम गुरु होने का दिखावा कर रही हो। मूर्ख समझती हो। क्यों, तुम्हें विश्वास नहीं? विश्वास तो दूर, अगर तुम सच में उनकी गुरु हो तो मैं इस फर्श को जीभ से चाट कर साफ कर दूंगा। सफाई पसंद है तो पूरी करूंगी। छोटी सी लड़की, तूने मेरा ऐसा अपमान करने की हिम्मत कैसे की? मैं तुझे इसका बहुत बुरा अंजाम दूंगा। पहले खड़ा तो हो जा, फिर बात करना। मेरे बेटे का अपमान करने की हिम्मत किसमें है? मौत को बुलावा। जैन परिवार का मुखिया आ गया। जैन परिवार के मुखिया की शक्ति लू फांग गुरु के समान वहाँ गुरु स्तर पर पहुंच चुकी है। इस औरत ने युवा झेंग का अपमान किया है, आज इसका अंत यही होगा। हाँ, इतनी घमंडी औरत मरे तो अच्छा ही है। तू ही है वो औरत जिसने मेरे बेटे का अपमान करने की हिम्मत की। मैं 3 तक गिनता हूं, इसे छोड़ दे। शायद ये बूढ़ा तुझे जिंदा रहने का एक मौका दे दे। और अगर मैं न छोड़ूं? ये कोई बातचीत नहीं, आदेश है। तेरी इतनी कम उम्र में ये प्रतिभा को पहचानता है, इसलिए तुझसे 2 शब्द ज्यादा बोल रहा हूं। मेरा धैर्य सीमित है, अगर अभी नहीं छोड़ा तो ये बूढ़ा एक ही प्रहार में तेरी जान ले लेगा। इस पूरी दुनिया में कोई भी मुझे आदेश नहीं दे सकता। तेरा यह बेटा पहले परिवार के उत्तराधिकारी होने के नशे में अपनी मनमानी करता हुआ मुझ पर हमला कर बैठा, इसलिए मैंने इसे सबक सिखाया। औलाद बिगड़े तो बाप का दोष। अगर तू अभी घुटने टेक कर मुझसे माफी मांग ले तो आज की बात मैं अनसुनी कर दूंगी। हाँ हाँ हाँ, माफी? मैं पहले परिवार का मुखिया एक छोटी सी लड़की के सामने घुटने टेक कर माफी मांगू? क्या सपना देख रही है? पूरी देवभूमि में हम दूसरों को धमकाते हैं, अभी तक कोई ऐसा अंधा नहीं हुआ जिसने हमारे खिलाफ आंख उठाई हो। मेरे बेटे ने तुझे परेशान किया, ये तेरा सौभाग्य है, और तूने पलटकर हाथ उठाया, ये बिल्कुल अक्षम्य अपराध है। जैसा मैंने सोचा था, जैसा बाप वैसा बेटा, तो उसकी इस घमंडी हरकत की जड़ तू है, तो आज मैं इसी जड़ को उखाड़ फेंकूंगी। बहुत अच्छे, कमबख्त औरत, भले ही खुद लू फान गुरु आ जाए, ये बूढ़ा नहीं डरेगा। चूंकि तू इतनी ढीठ है तो अब इस बूढ़े को कोई परवाह नहीं, मरने को तैयार हो जा। इतनी प्रचंड शक्ति, क्या यही एक महायोद्धा की असली ताकत है? खड़े होने की भी ताकत नहीं, लड़ना तो दूर। अब इसका खेल खत्म। साम्राज्ञी सांग, आज तेरा अंत है। आखिर कौन है ये औरत? इतनी ताकत, ये कैसे हो सकता है? मुझसे छोटी है, मुश्किल से 25 की होगी। नामुमकिन, मेरे पिता से भी ऊंची साधना। टूट जा,
भूल जा इसे। चुपचाप झुक। मेरे सामने सिर झुकाना तेरा सौभाग्य होगा। तू एक मामूली औरत और तेरी शक्ति इतनी अथाह, मैं भी तेरे सामने कुछ नहीं। लेकिन अभी ज्यादा इतरा मत, मास्टर लू फैन आने ही वाले हैं, वही असली अपराजेय है। चियाओ जेंटिंग, हंस क्यों रहे हो? कुछ नहीं, बस तुम लोगों का तमाशा देखकर लगता है मेरा दिमाग खराब होने वाला है। लगता है सिर झुकाने से भी इनकी जुबानें बंद नहीं होंगी। भले ही तू मास्टर लू फैन की बराबरी की हो, कोई फायदा नहीं। मास्टर के एक इशारे पर यहां मौजूद हर योद्धा एक साथ तुझ पर टूट पड़ेगा, चाहे तू महायोद्धा ही क्यों न हो, चाहे परम साधक भी हो। मौत से नहीं बच सकती। हाँ, सही कहा। अगर यहाँ मौजूद सब लोग एक साथ मुझ पर हमला करें तो मुश्किल जरूर होगा। तो फिर हमें तुरंत छोड़ दे। क्या तू भुगतना चाहती है मेरे मास्टर का क्रोध? लेकिन माफ करना, बताना भूल गई। लू फैन मेरा शिष्य है। क्या लू फैन मास्टर तुम्हारा शिष्य है? धत, ये औरत अब भी डींगे मार रही है। पता भी है मास्टर लू फैन कौन है? सीमाओं के रक्षक, देवभूमि में विजेता, कभी न हारने वाले। यहां तक कि राक्षस सम्राट भी उनसे दबता है। और तू कहती है तू उनकी गुरु है? औकात में रह। हाँ, लू फैन ही असली शेर है। तुम्हारे जैसी छोकरी का उसका गुरु होना नामुमकिन है। बुजुर्गों की नजर में तुम एक बिना औकात की ठग हो। अब तुम सब मेरे पैरों में कीड़ों की तरह पड़े हो और तुम्हें अभी लगता है कि मैं ठग हूं। बिल्कुल, लू फैन का घमंड पूरी दुनिया जानती है। यहां दिग्गजों से पूछो, किसे यकीन है? हाँ, युद्ध देवता के 4 रक्षक और 8 योद्धा, 10 सेनापति, यहाँ तक कि शाही परिवार भी उनका 3 गुना सम्मान करता है। कोई हिम्मत नहीं हारता। हुआ एक अनजान औरत जो न जाने कहां से टपक पड़ी अपनी इन थोड़ी सी तांत्रिक चालों के दम पर युद्ध देवता की गुरु बनने का दावा करती है। यह तो सरासर बेइज्जती है। लगता है तुम्हें से किसी को यकीन नहीं। यकीन क्या? अगर तुम सच में लू फैन प्रभु की गुरु हो तो मैं अपना सर काट कर तुम्हारे सामने गेंद की तरह लुढ़का दूंगा। लू फैन प्रभु पधार रहे हैं। लू फैन, तुम ठीक समय पर आए। जल्दी से इसे मार डालो। लू फैन प्रभु, यही औरत है जिसने न केवल वैद्यराज की गुरु होने का दावा किया, ये अपनी महायोद्धा शक्ति के घमंड में बहुत जहरीली और बेकाबू है। इसने पूरे दानववध सम्मेलन की बर्बादी कर दी। ये हमारी देवभूमि के लिए एक जहरीला फोड़ा है। अगर इसे न मिटाया गया अनंत विनाश होगा। प्रभु इसे मारे। प्रभु से निवेदन है, इस दुष्ट का वध करें। मैं फोड़ा हूं, मैं विनाश हूं। मैं चुपचाप बैठी थी, लेकिन तुम लोगों ने जबरदस्ती इस झिंग लोंग से रिश्ता जोड़ने के लिए मुझे बार बार प्रताड़ित और अपमानित किया। अगर मुझ में ताकत न होती तो शायद अब तक मेरे हाथ पैर तोड़कर मुझे बाहर फेंक दिया जाता। तब क्यों नहीं कहा कि न्याय चाहिए? क्यों नहीं कहा कि इस दुष्ट का वध करो? तुम एक मामूली औरत झिंग साहब के बराबर कैसे खड़ी हो सकती हो? वो प्रथम कुल के वारिस है और तुम बस थोड़ी ताकत रखने वाली एक काली जादूगरनी। मैं काली जादूगरनी हूँ? बिल्कुल, जो युद्ध देवता का आदेश नहीं मानता और देवभूमि कुलों का सम्मान न करे वही पापी, और ऐसों का सफाया होना ही चाहिए। सुना तुमने? यह कहता है कि मैं तुम्हारा आदेश मानो। शिष्य की हिम्मत नहीं। शिष्य लू फैन गुरु को प्रणाम करता है। क्या? तो वो सच में युद्ध देवता की गुरु है। हाँ 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 हाँ, तूने लू फैन को शिष्य बना लिया। ये तेरी जीत है। इनके बल पर राज परिवार का अपमान, ये तो हमारे झेंग परिवार की गहराई को बहुत कम आंकना है। परिवार की गहराई? क्या तुम्हारे पास अभी भी कोई छुपा हुआ पता है? बिल्कुल, हमारे झेंग खानदान के पूर्वज झेंग तांत्रिक आज भी जीवित है। वे महागुरु के स्तर को पार कर सर्वोच्च स्तर तक पहुंच चुकी है। हमारे झेंग परिवार से दुश्मनी लेने का मतलब है बस एक ही अंजाम, मौत।
झेंग तांत्रिक, याओदाओ। याओदाओ, तुमने सच में ये नहीं सोचा था न कि मैं इतने सालों तक तुम्हारे साथ सिर्फ एक धरती के दिव्य योद्धा के लिए थी। जब मैं तुम्हारा प्राचीन रक्तसार सोख लूंगी, तब मैं अजरमर होकर अमर्त्य की प्राप्ति कर लूंगी। साधना जगत का वो याओदाओ और ये झेंग तांत्रिक दोनों एक ही व्यक्ति तो नहीं है ना? झेंग तांत्रिक, वो अभी तक जिंदा है? कहते हैं कि 200 साल पहले ही वो गुरु स्तर पर पहुंच गई थी। तो अब तक उसकी शक्तियां और कितनी भयानक हो गई होंगी। ये तुरुप का पत्ता मैं उजागर नहीं करना चाहता था, लेकिन अगर कोई मरना चाहता है तो इसमें हमारा क्या दोष? पूर्वज, कृपया हमें बचाइए। हमारा झेंग परिवार बर्बाद होने वाला है। हाँ, पूर्वज अभी आती होंगी। अगर तुम घुटनों पर गिरकर 18 बार प्रणाम करो, तुम्हारी लाश पूरी रहने दूं, वरना जब पूर्वज आएंगी तुम्हारी हड्डियों को भी चूर चूर कर देंगी। हड्डियां चूर चूर? हम बहुत बुरा वक्त है। आज मेरा मूड बहुत खराब है। मेरे वंशज को धमकाने की हिम्मत? तेरी हिम्मत कैसे हुई? यह है झेंग परिवार के पूर्वज झेंग तांत्रिक। इतना जवान लग रहा है, 20 साल का लगता है। कमाल है, सच में झेंग परिवार के पूर्वज की शान है। जैसे कि इन्होंने बात किया। आसमान में अंधेरा छा गया। बिल्कुल याओदाओ जैसा दिखता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि सच में ये वही है? लड़की, मुझे नहीं पता तेरा सहारा कौन है, लेकिन झेंग रिहाई को तुरंत छोड़ दे। तो मैं तेरी जान बख्श दूंगा, वरना आज तेरी मौत का दिन है। उसे छोड़ दे। हाँ, मैं 3 गिनता हूँ। अगर तूने उसे नहीं छोड़ा तो मैं न सिर्फ तुझे मारूंगा बल्कि हर उस शख्स को मिटा दूंगा जो तुझसे जुड़ा है, तेरा परिवार, तेरा खून, सब। मैं उन्हें इस धरती से ऐसे मिटाऊंगा जैसे कभी थे ही नहीं। अच्छा, तो मैं उसे छोड़ देती हूँ। अक्ल आ ही गई तुझे। मैंने छोड़ दिया। औरत, तू मौत को बुला रही है। झेंग साहब, वो मेरी गुरु है, कृपया अपना हाथ रोक लीजिए। रास्ते से हट। हे भगवान, लुफान साहब को एक बार भी नहीं झेल पाए। क्या यही धरती का दिव्य योद्धा होने की ताकत है? अब तो ये औरत पक्का मरने वाली है। हिम्मत है मेरे शिष्य को चोट पहुंचाने की? घुटनों के बल बैठ जा। क्या झेंग परिवार के पूर्वज भी उसके एक तमाचे से घुटनों पर आ गए? ये कैसे मुमकिन है? क्या मुझे भ्रम हो रहा है? मैं अपनी पूरी शक्ति नहीं दिखाना चाहती थी, लेकिन तुमने मजबूर कर दिया। आसुरी ऊर्जा। ये औरत तो राक्षस सम्राट है। राक्षस सम्राट? राक्षस सम्राट बेहद क्रूर है। साधकों का रक्त सार चूस लेती है। धर्म के योद्धा इसका पीछा कर रहे थे। मैं भी इसकी कोई खोज खबर नहीं ले पाया। सोचा नहीं था यही झेंग परिवार की पूर्वज है। हमेशा झेंग परिवार में ही छिपी हुई थी। कभी सोचा न था यह झेंग परिवार की पूर्वज ही राक्षस सम्राट है। नंबर 1 का खानदान असली चेहरा छिपाता था। हाँ, मैं ही राक्षस सम्राट हूँ। सोचा था तुम सबके साथ थोड़ा खेल लूं, तुम्हें कुछ और दिन जीने देती। अब किसी को मत जाने देना। आज तुम सब यहीं ढेर हो जाओगे। कितनी प्रचंड आसुरी ऊर्जा है। बेबस शक्ति सूखी है। साधकों को निकलना ही होगा। मेरे नंबर 1 खानदान की इज्जत पर कोई आंच नहीं आ सकती। मजबूरी में राक्षस सम्राट बनना पड़ा। सोचा था तुम लोगों को थोड़ा और जीने देती, लेकिन दोष तो इस औरत का है। ओह, तो तुम हत्या करके अपनी शक्ति पाते हो? शक्तिशाली का कमजोर को खाना प्रकृति का नियम है। यह हर साधक को पता होना चाहिए। मरने के बाद किसी और को दोष नहीं दे सकते। उड़ते नाग का प्रहार।
मैं चक्रवर्ती साम्राज्ञी हूँ। दुनिया की हर दुष्ट आत्मा का सर्वनाश करने आई हूँ। आज तुम्हारा विनाश करूंगा। ये असंभव है। तुम अभी अभी तो अगले स्तर पर पहुंची हो, तुम्हारे पास इतनी शक्ति कैसे? 500 साल की मेरी साधना पूरे देवलोक पर राज करने के लिए काफी है। तुम जैसी कुटिल राक्षसी इसकी बराबरी नहीं कर सकती। बोल, तुम कौन हो? यह सारी आसुरी विद्या तुमने सीखी कहाँ से? मैंने यह विद्या सपने में एक गुरु से सीखी थी। साम्राज्ञी सांग, महिला सम्राट जिलू पहली प्रतिभा का नाम नहीं है, लेकिन तुम और मेरे बीच अभी भी बहुत बड़ा फासला है। ये 500 साल पहले की दुनिया है। तुम्हें मेरे पुनर्जन्म का रहस्य कैसे पता? हम स्वाभाविक है। दिव्य नाग मुद्रिका मैंने ही तुम्हें दी थी। प्रकृति जानता है कि यह आपको पुनर्जन्म और कठिन अभ्यास करने में मदद करेगा। मैं साधना जगत में तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगा। तुम कौन हो? आखिर तुम कौन हो? हा। बस एक बात याद रखना, मेरे हाथों मत मर जाना। तुम्हारी मौत यही लिखी है। उसे मेरे पुनर्जन्म का रहस्य कैसे पता चल गया? यह 500 साल पहले अपनी उपलब्धियों की शक्ति को भी मैप कर सकता है। आखिर किस मुकाम पर पहुंच चुकी है? खैर छोड़ो भी, चाहे वो कोई भी हो, मैं उसे जल्द या बाद में ढूंढ ही लूंगी। मेरा साधना जगत जाना तय है। उस पल का इंतजार है जब मैं फिर से तूफान की तरह उठूंगी और